मेरे प्यारे साथियों, मैं शिव कुमार आपके अपने चैनल स्टारलर्ट क्लासेस एग्ज़ाम स्टडी चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। यहां पर हम आपको सीटेट एग्ज़ाम 2024 के लिए गणित पेपर सेकंड से संबंधित ये हमारा प्रैक्टिस सेट 7 है। 7वां प्रैक्टिस सेट हमारा ये गणित पेपर सेकंड के लिए है। यहाँ पर हम आपको मैथ्स पेपर सेकंड से संबंधित सीटेट के मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको हम कराएंगे। यानी जो हम अभी आपको क्वेश्चन कराएंगे वे आने वाले एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न हमारे पास में क्या दिया हुआ है? पहला प्रश्न हमारे पास में दिया हुआ है इस प्रकार से कि 16,000 रुपये की एक धनराशि पर 2 वर्षों के लिए चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का जो अंतर है वो 160 रुपये है। वार्षिक ब्याज दर ज्ञात कीजिए। देखिए अभी जो क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे वो मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो सीटेट के पिछले एग्जामों में पूछे गए हैं मैथ्स पेपर 2 के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन को हम किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में क्या कहा है? देखो हमारे पास क्वेश्चन में कहा कि 16,000 रुपये की धनराशि है, यानी क्वेश्चन में मूलधन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? मूलधन दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 16,000 रुपये। 16,000 रुपये मूलधन हमें दिखा रखा। तो इतने रुपये जो है हमारे पास मूलधन जो है वो दिया हुआ। समय क्या दिया हुआ? समय की अगर बात करें तो समय जो दिया हुआ है वो कितना दिया है? 2 वर्ष का दिया हुआ। कितना दिया है? 2 वर्ष का हमें समय दिया हुआ। चलिए अच्छा, और क्या दिया है? और दिया है कि कंपाउंड इंटरेस्ट जो होता है, ठीक है, यानी कि चक्रवर्ती ब्याज और सिंपल इंटरेस्ट जो साधारण ब्याज होता है उनके बीच का जो अंतर है वो कितना है? 160 रुपया दिया हुआ है। ये हमें क्वेश्चन में दिखा रखा है। ठीक है, चलिए देखो फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास में। जो फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला जो होता है वो किस प्रकार से होता है? फॉर्मूला होता है कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू, जो फॉर्मूला होता है वो होता है प्रिंसिपल, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई कितना? R/100 की पावर कितना होता है? 2 हो जाएगा। कितना? R/100 की पावर क्या हो जाएगा? 2। समय कितना दिया? 2 वर्ष दिया हुआ। तो इस फॉर्मूले का यूज करते हुए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हमें क्या निकालना? रेट परसेंट निकालनी है। ब्याज दर कितनी होगी? R निकालना। देखिएगा CI माइनस SI क्वेश्चन में दे रखा है। क्या दे रखा है? 160 दिया हुआ है। यानी इस फॉर्मूले को यहाँ से रखें तो इसका मतलब क्या हुआ कि 160 की वैल्यू इज इक्वल टू हो जाएगी कितना? प्रिंसिपल कितना दिया हुआ? प्रिंसिपल यहाँ पर दे रखा है, ये प्रिंसिपल है, यानी P दिया हुआ, मूलधन जो दिया हुआ कितना दिया हुआ? 16,000 दिया हुआ है। और क्या आ जाएगा? मल्टीप्लाई में R/100 की पावर कितना हो जाएगा? यानी R/100 मल्टीप्लाई बाई कितना हो जाएगा? की पावर 2 लिख लीजिए। नेक्स्ट लाइन में इसको सॉल्व कर देंगे। अच्छा कितना वैल्यू बन गया? देखो 160 तो ये बन गया इज इक्वल टू, ये वैल्यू कितनी बन गई हमारी? 16,000 बन गई। यहाँ क्या बन गया? R/100 तो ये बन गया। ठीक है, अच्छा फिर दूसरे वाला कितना हो गया? R/100 ये बन गया हमारे पास में। इस प्रकार से ये वैल्यू हमें प्राप्त हो जाती है। देखो ये 1 और 2 और ये 3 जीरो तो कट गई यहाँ से, 1 2 3 जीरो कट गई यहाँ से। ठीक है, 16 को उधर ले जाइएगा, कितना हो जाएगा? 160 बटे ये तो 16 बच गया इजिकल टू यहाँ कितना रह गया? R² अपॉन कितना रहेगा? 10 रह गया। 16 ने इसको 10 बार काट दिया। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, देखो 10/1 बराबर कितना बन गया? R² बटे 10 बना। ठीक है, ऐसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो क्या बन गया कि R² की जो वैल्यू है 10 × 10 बन गई, ऐसे बन गई। तो R की वैल्यू निकालेंगे तो अंडर द रूट ऑफ क्या कर देंगे? 10 × 10 कर देंगे। ठीक है, और रूट निकल के आ गया कितना? 10। क्या हो गया? परसेंटेज में आंसर आ गया, रेट परसेंटेज में हो गया कितना? 10% हमारा आंसर बन गया। इस प्रकार से बी पार्ट पे आंसर चला गया। बी पार्ट के साथ में 10% आपका ब्याज दर। फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखिएगा, फॉर्मूला बहुत अच्छा है। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस डायरेक्ट फॉर्मूला P × R/100 की पावर। समय जो भी हो आपका वो आप यहाँ लगा दीजिए और आपका आंसर निकल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन अगला कहता है कि यदि अगर 5% साधारण ब्याज की बात करता है, हाँ 5% साधारण ब्याज की दर से जमा किया गया कोई मूलधन 4 वर्षों में 1512 रुपये हो जाता है,
तो 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से वही मूलधन, वही वाला मूलधन कितना 2/1/2 वर्षों में कितना हो जाएगा। बहुत ही अच्छा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो सीटेट मैथ्स पेपर 2 में पूछा गया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन कई बार आए हुए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, कैसे करेंगे इसको। देखो क्वेश्चन में अगर हम देखो ब्याज तो फॉर्मूला होता है कि मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100 होता है। ठीक है, यहाँ पर आपको एक दूसरा फॉर्मूला बताते हैं डायरेक्टली निकालने के लिए। अगर आपको मूलधन निकालना हो, मूलधन निकालना हो, ठीक है, हाँ, मिश्र धन दिया हुआ है तो फॉर्मूला क्या होता है कि मूलधन बराबर जो होता है कितना होता है कि मिश्र धन जो आपको दिया हुआ हो मिश्र धन, ठीक है, अपॉन कर दीजिए कितना 1 जमा क्या कर दीजिए दर गुना समय बटे 100 कर दीजिए, समय बटे कितना कर दीजिए 100 कर दीजिए। ठीक है, 1 जमा दर गुना समय बटे 100, इस फॉर्मूले का यूज करते हुए आप मूलधन निकाल देंगे। ठीक है, अब देखो क्या है, यहाँ से अगर हम मूलधन निकाल रहे हैं तो कितना बन रहा है हमारे पास, हाँ, जो मूलधन हम निकाल रहे हैं हमारे पास में जो मूलधन निकालेंगे वो कितना बन जाएगा, हाँ, जो मूलधन हम निकालेंगे यहाँ से वो कितना बन जाएगा हमारे पास में, जो मूलधन निकालेंगे, ठीक है, वो कितना बनेगा। देखो जो हमारे पास में मूलधन निकलेगा, जो हमारा मूलधन निकलेगा वो कितना हो जाएगा। देखो मिश्र धन कितना है हमारे पास में, क्वेश्चन में क्या दिया 1512 हो जाएगा जी, 1512 रुपये हो जाएगा। अपॉन क्या कर देंगे, क्या कर देंगे 1 प्लस कर देंगे। रेट कितना दिया हुआ हमारे पास में है, रेट की वैल्यू कितनी हमारे पास क्या दिखा रखा 5% साधारण की ब्याज से था। चलिए जाए मल्टीप्लाई, समय कितना था 4 वर्षों में कितना हो जाएगा ये हमें निकालना है। ठीक है, अच्छा देखो ये अगर कितना हो गया, कितना हो गया हमारा 5 चौक 20 हो गया, और 20 पंजा कितना हो गया है, 20 पंजा कितना हो गया 100 हो गया, ऐसे हो गया 1/5 यानी 0.2 हो गया। ठीक है, यानी अगर हम यहाँ से मूलधन निकाल रहे हैं तो जो हमारा मूलधन निकलेगा वो कितना निकलेगा 1512 रुपये को हम क्या कर देंगे 1 जमा कितना 0.2 इसमें जोड़ देंगे, जुड़ गया। तो यहाँ से हमारा जो हमारे पास में मूलधन निकल के आ गया, जो हमारा मूलधन निकल के आ गया वो कितना आ गया कि 1512 को आपने 1.2 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, अगर इस पॉइंट को हम हटा दें तो ऊपर कितना हो जाएगा 0 बढ़ जाएगा, और 12 इसको कितनी बार काट देगा, कितनी बार काट देगा, इट मीन्स 1 जा 2 जा 6 जा 0 जा, कितना बन गया 1260 रुपये आ गया। ये हमारे पास में मूलधन निकल के आ गया। अब क्वेश्चन क्या कहता है कि मूलधन तो निकल के आ गया, ठीक है, आपके पास में आपको क्या निकालना है, अब आपको क्या निकालना है मिश्र धन निकालना है। कब निकालना है मिश्र धन, मिश्र धन निकालना है तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, मिश्र धन किसके लिए 10% वार्षिक ब्याज पर और 2/1/2 वर्षों के लिए निकालना है। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, फॉर्मूला बन जाएगी कि मूलधन जो भी आपको दिया हुआ है, मूलधन जो भी हमें दिया हुआ है उसमें अब की बार क्या कर देंगे, अब मल्टीप्लाई कर देंगे, कितने कर देंगे, कितने करेंगे 1 प्लस क्या कर देंगे 1 प्लस जो भी हमारा दर था, जो भी समय हमें दिया हुआ है, ठीक है, और डिवाइड बाई 100 कर दीजिए, ये आपको आंसर दे देगा। क्या मिश्र धन निकाल रहे हैं हम, मूलधन कितना बन गया, अब जो मूलधन बना वो कितना बना 1260 रुपये बना है। ठीक है, अच्छा मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई में 1 प्लस रेट कितना हो गया हमारा, रेट हो गया 10% का। ठीक है, समय कितना 2/1/2 वर्ष यानी कि 2 दूनी 4 5/2 बन गया, ये न्यूमरेटर की बात कर रहे हैं अभी, अपॉन 100 ये ऐसे चल रहा है। ये कैलकुलेशन बन गई आपकी, ये कैलकुलेशन बन गई आपकी। ठीक है, देखो अब ये क्या बन जाएगा हमारे पास में, ये या तो ऐसे कर लीजिए डायरेक्टली कट जाएगा, नहीं तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि ये हमारे पास में 2 से काट लें कि 2 5 10 होता है। ठीक है, 5 से काट ले 5 दूना 10 20 हो गया, और इसको काट ले 5 से तो 5 चौका 20 हो गया, यानी ये वैल्यू ऐसे बन गई, मिश्र धन बन गया 1260 रुपये में मल्टीप्लाई क्या हो रहा है 1 प्लस हो रहा है। ठीक है, ऊपर तो 1 ही रह गया, अपॉन 4 रह गया है, अपॉन 4 का मतलब कितना बन गया हमारे पास में, अपॉन 4 रह गया, 1 प्लस 1/4 बन जाएगा, तो ये वैल्यू बन जाएगी 5/4 बन जाएगी, यानी ये वैल्यू बन गई हमारे पास में कि जो 1260 रुपये है उसमें हमारी 5/4 की क्या हो गई मल्टीप्लाई हो गई। ठीक है, क्या हो गई मल्टीप्लाई हो गई। ठीक है, अच्छा 1260 को काट सकते हैं, देखिए ये वैल्यू कट जाएगी 2 से काट के, देखो 2 दूना 4 होता है, ठीक है, 2 6 12 होता है। ठीक है, और उसके बाद 2 3 6 0 होता है, 2 से फिर काट लीजिए कितना होता है 2 3 6 होता है,
और कितना, 2 एकम 2 5 10 होता है, मतलब 315 गुना कितना हो गया, 5 आ गया। अब 5 की मल्टीप्लाई कीजिए, 5 25 होता है, 2 कैरी हो गया, हाँ 5 के बाद 2 7 हो गया और 5 3 15 हो गया। तो मिश्र धन की जो वैल्यू निकल के आ गई, जो हमारे पास में मिश्र धन निकालना था, जिसको हम निकाल रहे थे, मिश्र धन जो है वो कितना बन गया, 1575 रुपये बन गया। 1575 रुपीज़ कितना हो गया, 1575 बन गया। और ये बन गया आंसर, कहाँ चला गया, बी पार्ट के साथ चला गया। ये 1575 रुपये आपका आंसर बन जाता है। ठीक है, तो ये दो अच्छे फॉर्मूले थे इनका। मूलधन निकालना हो डायरेक्टली तो इस फॉर्मूले से आप निकाल सकते हैं, और मिश्र धन निकालना हो तो इस फॉर्मूले से डायरेक्टली आप निकाल सकते हैं। तो एग्जाम में आपको ये फॉर्मूला काफ़ी हेल्प करेगा। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, देखिए जो क्वेश्चन आपको करा रहे हैं वो सभी बड़े ध्यान से कीजिए, क्योंकि पेपर आपका नज़दीक आने वाला है। ठीक है, तो सभी क्वेश्चंस आप ध्यान से कीजिएगा। और इससे पहले भी हमने जो वीडियोस आपको प्रोवाइड की हुई हैं, ठीक है, हमारे चैनल में बहुत सारी वीडियोस हैं जो मैथ्स पेपर 2 के लिए हमने अपलोड की हुई हैं, तो उन्हें भी आप दोबारा से अपनी अच्छी प्रैक्टिस के लिए उन्हें एक बार दोबारा से हर वीडियो कर लेंगे, तो आने वाले एग्जाम में आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत मैथ में नहीं महसूस होगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 5 वर्ष पहले पुत्र की आयु उस समय उसकी क्या हुआ, माँ की आयु के 1/3 थी। क्या, यदि उनकी वर्तमान आयु का योग 70 वर्ष है तो माँ की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। चलिएगा देखो मान लेते हैं, सोल्व करते हैं इसको, कितना दिखा रखा है, मान लेते हैं कि 5 वर्ष पूर्व, जो 5 वर्ष पूर्व की बात कर रहा है, तो 5 वर्ष पूर्व की हम बात करें तो 5 वर्ष पूर्व पुत्र और कितना हुआ, जो माता की आयु है, माता की जो आयु होगी कितनी हो जाती है, मान लिया किसी क्रम से क्या हो जाती है, ठीक है, x और कितनी हो जाती है, 1/3 की बात कर रहा है तो ये 3x हो जाती है, 3x थी। क्यों कहते हैं कि 5 वर्ष पहले पुत्र की आयु उस समय उसकी माँ की आयु के 1/3 थी, तो इसका मतलब मान लिया कि 5 वर्ष पूर्व पुत्र की और माता की आयु इसकी x थी, तो इसकी कितनी थी, 3x थी। अब पुत्र की वर्तमान आयु की हम बात करते हैं, इट मीन्स ऐसे ही पुत्र की जो वर्तमान प्रेजेंट जो होगी हमारे पास एज, जो वर्तमान आयु हमारे पास होगी तो वो कितनी बनेगी, वर्तमान आयु कितनी बन जाएगी, देखो x में 5 जुड़ गया, पहले की बात कर रहा है, लेट कर लिया, अब वर्तमान में क्या होगा, x + 5 हो जाएगा। ऐसे ही अगर हम माता की वर्तमान आयु की बात करें, माता की वर्तमान आयु की अगर बात करते हैं तो कितना बन जाती है, 3x + 5 हो जाती है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, छोटी सी बात बतानी थी कि दोनों का जो सम है x + 5 का भी, और साथ में कितना हुआ कि 3x + 5 का, इन दोनों का सम जो है वो कितना है, 70 है। तो जोड़ लें, 3 और 1 4x तो ये हो गया, और 5 5 कितना हो गया, 10 हो गया, और इक्वल टू कितना, 70 के बराबर है। तो इसका मतलब ये बनेगा कि 4x की वैल्यू 70 माइनस कितना, 10 आ गया, तो कितनी बन जाएगी, 70 - 10 मतलब 60 बन गई। ठीक है, तो 4x की वैल्यू कितनी हो गई, 60 हो गई। हमें x निकालना है, x हमें सोल्व करना है, तो कितना बन जाएगा, 60/4 कर देंगे, 15 चुक्का 60 होता है। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, x की वैल्यू हो गई 15। अब ये कहता है कि माता की वर्तमान आयु याद कीजिए, तो इसका माता की आयु पूछ रहा है अब हमसे, तो इट मीन्स माता की जो वर्तमान आयु है, जो हमने मानी है, वर्तमान आयु जो बन गई थी, कितनी बन गई थी, वर्तमान आयु बन गई थी 3x + 5, यानी ये 3 × 15 कर दें, और उसमें हम क्या कर दें, 5 जोड़ दें, तो 15 3 कितना होता है, 45 होता है, उसमें 5 जोड़ दीजिए, 45 और 5 कितना हो गया, 50 वर्ष बन गया। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा आंसर क्या बन गया, 50 वर्ष बन गया। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया, और ये हमारा चला गया किसके, सी पार्ट के साथ। सी हमारा क्या हो गया, राइट आंसर बन जाता है। क्लियर हुआ, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आया था ये भी। वर्तमान में एक माता और पुत्र की आयु का जो अनुपात है वो 14:1 है, वर्तमान की बात कर रहा है। 4 वर्ष की बात, 4 वर्ष पश्चात उनकी आयु का अनुपात 16:3 हो जाता है। पुत्री के जन्म के समय माता की आयु कितनी थी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया गया था प्रीवियस ईयर में सीटेट मैथ्स पेपर 2 के लिए। चलिए किस प्रकार से इसको हम सोल्व करेंगे। क्वेश्चन क्या कहता है, देखो इसमें क्योंकि 14:1 का अनुपात वर्तमान में माता पुत्री की आयु का दिया हुआ है, तो मान लिया हमसे
यहाँ से मान लेते हैं, कितना मान लेते हैं कि हमारे पास माता की वर्तमान आयु कितनी है। माता की जो वर्तमान आयु है, वर्तमान आयु जो है वो हम क्या मान लेते हैं, कितनी बन गई हमारी, 14x हो गई। ठीक है, माता की वर्तमान आयु हमने मान ली। ठीक है, और पुत्री की वर्तमान आयु की बात करें, अगर हम यहाँ पर पुत्री की वर्तमान आयु की बात करें, पुत्री की इट मीन्स वर्तमान आयु की बात करें, तो यहाँ पर हमने ये सभी लेट हो रही है, मानी जा रही है, तो हमने क्या मान ली, x हो गई। अब 4 वर्ष बाद की बात कर रहे हैं, आफ्टर 4 ईयर्स, कितना बन गया, आफ्टर हमारे पास 4 ईयर्स कितना बन गया कि एज ऑफ मदर क्या होगी, माता की जो आयु हमारे पास कितनी बन जाएगी, हाँ, माता की आयु क्या बन जाएगी, माता की जो आयु है वो कितनी हो जाती है, 14x+4 हो जाती है। इसी प्रकार से जो पुत्री की आयु हमारे पास में है, पुत्री की जो आयु हो जाती है वो कितनी हो जाएगी, x+4 हो जाएगी। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहा गया है कि इनका जो रेशो है कितना हुआ कि 14x+4 अपॉन कितना, x+4 जो है इसका जो रेशो है ये 16:3 है। ये है मेन पॉइंट। ठीक है, तो इसकी मल्टीप्लाई कर दी, 14 कितना होगा, 42 हो गया, 42x प्लस कितना, 4×3 = 12 हो गया, इज इक्वल टू 16 की मल्टीप्लाई की 16x प्लस कितना, 16×4 = 64 हो गया। ठीक है, इसको इसके पास लेके, इसके पास 42 को 16 के पास लेके जाएंगे तो 42 - 16 हो जाएगा, 26 रह जाएगा, 26x रह गया। ऐसे ही 64 को 12 को 64 के पास लेके जाएंगे, 64 में से 12 जाएगा तो 52 रह जाएगा। तो कितना हो गया, x की वैल्यू हो गई 52/26, और 26 दूना 52 होता है। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई, x की वैल्यू 2 आ गई। अब हमसे क्या गए, ये कहता है कि इट मीन्स हमारे पास में कितना वैल्यू का डिफरेंस की बात करेगा, वहाँ पे माता की वर्तमान आयु निकाल लेते हैं। यहाँ से क्या करते हैं कि जो हमारे पास माता की वर्तमान आयु निकाल लेते हैं, वर्तमान आयु निकाल लेते हैं, जो क्या बनी हमारे पास में, माता की वर्तमान आयु कितनी थी, 14x थी, यानी कि 14 × 2 कर दीजिए तो कितने बन गया, 28 वर्ष बन गई। ठीक है, अच्छा, इस प्रकार से पुत्री की कितनी हो गई, पुत्री की तो x निकली है, पुत्री की वर्तमान आयु कितनी हो गई, वर्तमान जो आयु हो गई वो तो x हो गई, x की वैल्यू कितनी नहीं है, 2 वर्ष निकली है, वो हमने निकाल लिया, 2 वर्ष निकाल ली। इसे क्या जाए, ये तो पुत्री के जन्म के समय माता की आयु कितनी थी, यानी कि इसलिए जब पुत्री की जन्म हुआ तो माता की आयु कितनी होगी, इट मीन्स जन्म के समय, पुत्री के जन्म के समय माता की आयु, यानी कि अगर यहाँ पर हम निकालें कि पुत्री के जन्म के समय अगर माता की आयु निकालेंगे तो क्या कर देंगे, 2 कम कर देंगे, कितने हो जाएगी कि 28 में से 2 कम कर दीजिए, कितनी रह गई, 26 वर्ष रही होगी। सीधा सा कैलकुलेशन था, ये बन गया आंसर, 26 वर्ष आपका आंसर आ गया, क्योंकि पुत्री के जन्म के समय है कितना हुआ, पुत्री के जन्म के समय तो उसकी कोई आयु नहीं थी, आई मीन 0 थी। ठीक है ना, आप कमेंट क्या, क्योंकि पुत्री के जन्म के समय माता की आयु कितनी हो जाएगी, इट मीन्स 28 - 2 हो जाएगी, 26 वर्ष हो जाएगी। ठीक है, अच्छा चलिए, इस प्रकार से हमारे पास आंसर कहाँ चला गया, आंसर चला गया ए पार्ट के साथ में 26 वर्ष माता की आयु निकल के आ गई है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन। ये कहता है कि यदि किसी बहुभुज का बाह्य कोण, ये ऐसे क्वेश्चन बड़े आए हैं पेपर में, बहुभुज वाले क्वेश्चन जो है, यदि किसी बहुभुज का बाह्य कोण 45 डिग्री है तो इस बहुभुज के विकर्णों की बात कर रहा है, विकर्णों की संख्या ज्ञात कीजिए। विकर्णों की बात, बहुत अच्छा क्वेश्चन आया था प्रीवियस ईयर्स में, सीधे मैथ्स पेपर 2 के लिए विकर्णों की संख्या की बात कर रहा हूँ। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है उसे लिख लेते हैं जरा। देखो, बाह्य कोण दे रखा है, बाह्य कोण दिया हुआ हमारे पास में, एक बाह्य कोण कितना हुआ, 45 डिग्री। तो फॉर्मूला क्या होता है कि बहुभुज का जो बाह्य कोण होता है, बहुभुज का जो हमारे पास में बाह्य कोण जो होता है
फॉर्मूला क्या होता है, 360/n से निकाल लेते हैं इसको, ठीक है, 360/n से निकाल लेते हैं, यानी n की वैल्यू, भुजाओं की संख्या की बात है तो भुजाओं की संख्या निकल जाएगी अभी। कैसे, क्योंकि ये तो दिया 45, ठीक है, इजकल टू 360/n कर देंगे। अब ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो कितना 45n आएगा, n की वैल्यू निकालेंगे तो क्या 360/45 हो जाएगा, और 45 अट्ठे कितना होता है, यही होता है 360, तो n की वैल्यू हो गई 8। अब हमें तो क्या चाहिए, हमें तो विकर्णों की संख्या चाहिए, तो फॉर्मूला क्या होता है, n भुजा वाले बहुभुज के विकर्णों की संख्या क्या होगी। ये फॉर्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट है कि n भुजा वाले जो बहुभुज हमारे पास में है, जो हमारे पास n भुजा वाले बहुभुज की जहाँ तक बात की जा रही है, n भुजा वाले बहुभुज की बात की जा रही है, तो n भुजा वाले बहुभुज के क्या हुआ, इट मीन्स विकर्णों की संख्या का फॉर्मूला क्या होता है, विकर्णों की हमारे पास क्या होती है, संख्या क्या होती है, फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला बड़ा आसान सा है कि n इंटू n-3/2 कर दीजिए, आंसर निकल जाएगा। क्लियर। अच्छा जी, यहाँ से हमने देखा कि हमारे पास n की वैल्यू कितने निकले, n की वैल्यू तो 8 निकली है, 8 - 3 कर दीजिए बटे 2 कर दीजिए, आंसर क्या बनेगा, 8 × 5/2 हो गया, 2 चौका 8 होता है, आंसर आ गया सीधा सीधा 4 × 5, और 4 × 5 मतलब 20 आ गया। क्या आ गया, 20 आ गया। तो n भुजा वाले बहुभुज के विकर्णों की संख्या कितनी आ गई, 20 आ गई, 20 आ गई। फॉर्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, और ये फॉर्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। आंसर चला किसके पास में, आंसर चला गया ए पार्ट के साथ में, 20 आपका राइट आंसर बन गया। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है अपने आप में। क्या कहा क्वेश्चन में, कहता है कि एक समबाहुभुज के सभी बाह्य कोणों का योग उसके सभी आंतरिक कोणों के योग के बराबर है, बहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया गया था, बहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। सभी बाह्य कोणों का योग सभी आंतरिक कोणों के योग के बराबर है। अब बहुभुज के अगर हम आंतरिक कोणों का योग की बात करें, फॉर्मूला क्या होता है, होता है कि बहुभुज के क्या हुआ, बहुभुज के आंतरिक जो कोण है हमारे पास में, बहुभुज के हमारे पास में आंतरिक कोण जो हमारे पास में है, आंतरिक कोणों का योग दिया हुआ क्वेश्चन में, कोणों का जो योग का फॉर्मूला होता है वो कितना होता है, फॉर्मूला होता है 2n-4 × 90। ये तो आंतरिक कोणों की बात कर रहा है, ठीक है। अच्छा, अगर हम बात करते हैं बहुभुज के बाह्य कोणों के योग की, तो यहाँ पर क्या वैल्यू बनेगा कि बहुभुज के किसकी, बाह्य कोण की बात करेगा, बाह्य कोणों का योग कितना हो गया, तो बाह्य कोणों का जो योग होता है, कितना फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला क्या होता है, 360 ही होता है। हमें क्या करना है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें दोनों को बराबर करना है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो 360 की वैल्यू है वो हमारी 2n-4 × 90 के बराबर है, ठीक है। अब ये 90 इधर जाके कर देगा, इसको काट देगा, तो 360/90 बन जाएगा इधर, ये क्या जाए 2n-4 के बराबर होगा। 90 चौका कितना, 9 चौक 36 होता है, यानी 4 की वैल्यू कितनी, 2n-4 आ गई, 4 इधर जाके प्लस हो गया, तो 2n की वैल्यू 4 + 4 यानी कि क्या बन गई, 8 बन गई। तो 2n की वैल्यू तो 8 बन गई, तो n की वैल्यू क्या बन गई, 8/2 बन गई, 2 चौका 8 होता है, n की वैल्यू कितनी आ गई, n की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई, यानी कि बहुभुज की भुजाओं की संख्या कितनी होगी, 4 होगी हमारे पास में। आंसर निकल के आ गया, आंसर चला गया ए पार्ट के साथ में, भुजाओं की संख्या हो गई 4। क्लियर हुआ। चलिए दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर करते हैं, वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करते रहें, ठीक है। अपने दोस्तों में शेयर भी करते रहें, अपने सभी दोस्तों को वीडियो को शेयर करें। बहुत ही अच्छा वीडियो बनाया हमने आप सभी के लिए, अपने दोस्तों के लिए बहुत अच्छा वीडियो बनाया है, ठीक है। और ये क्वेश्चन जितने भी आपको हम करा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे आने वाले एग्जाम के लिए। आपका अपना चैनल है स्टारलेट क्लासेस एग्जाम इंस्टीट्यूट चैनल, जो मेरे भाई बहन इस चैनल पर नए हैं, ठीक है, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें
और जिन्हें मेरे साथियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो स्टैंडर्ड क्लासेस एग्जाम इसी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैथ्स पेपर 2 की तैयारी बहुत बेहतरीन तरीके से आपके हम करा रहे हैं। जितनी वीडियो हमने अपने चैनल में डाली हुई हैं आप हर वीडियो को एक बार ज़रूर देख लें, ठीक है। आने वाले एग्ज़ाम में आपको बहुत हेल्प मिलेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? क्वेश्चन 7 में ये कहा गया है, हर क्वेश्चन का हमने अलग अलग टाइप बना के दिया है, किस क्वेश्चन में कैसे आपको आंसर मतलब निकालना है, कैसा क्वेश्चन आएगा तो आपको किस प्रकार से उसको सोल्व करना है। यहाँ पर कई सारे क्वेश्चन हमने बहुभुज के डाले हैं जिसमें हर तरीके से अलग अलग तरीके से क्वेश्चन के ट्रैक बताए गए हैं, किस तरह से क्वेश्चन आएगा तो आपको क्या क्वेश्चन फॉर्मूला लगाना और कैसे आपको सोल्व करना है। जैसे कि यदि बहुभुज के विकर्णों की संख्या आपको दे रखी हो, जैसे यहाँ पर दे रखी है 35 है, तब आप अभिष्ट बहुभुज के अंतः कोणों का योग कैसे निकालेंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। देखिए बहुभुज के विकर्णों की संख्या दे रखी है, विकर्णों की संख्या दे रखी है। चलिए अब आपको क्या करना है, अंतः कोणों का योग निकालना है। अंतः कोण का योग का फॉर्मूला अलग होता है और विकर्णों की संख्या का फॉर्मूला अलग होता है, यानी दोनों में n निकालना ज़रूरी है, ठीक है। चलिएगा सोल्व करते हैं। पहले क्या होता है, हमें बहुभुज के विकर्णों की संख्या दे रखी है, फॉर्मूला बना कि बहुभुज के क्या हुआ, विकर्णों की जो संख्या होती है n(n-3/2 होती है। अब ये क्वेश्चन में 35 दे रखी है, यानी n(n-3/2) का जो वैल्यू है वो 35 के बराबर है, ऐसा क्वेश्चन में दे रखा है। इसका मतलब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो n² - 3 n² - 3n बराबर कितना हो गया, 70 हो जाएगा। इसको इधर ले आओ, -70 बराबर 0 हो गया। ये एक तरह से आपका हमारे पास पॉलीनोमियल बन गया, यानी इसको सोल्व करेंगे आप। कितना हो गया 70 का क्या 10 से 70 होता है, 7 3 यानी कि 10 - 7 करेंगे तो 3 बन जाएगा, ठीक है। स्प्लिटिंग ना मिडिल टर्म के आधार पे तो क्या बनेगा, n² माइनस के तो बन जाएंगे 10n, ठीक है, और प्लस के हो जाएंगे आपके 7n, -70 बराबर 0। अब इसमें से पेड़ बना लीजिए, n को होगा n-10 बन जाएगा, यहाँ से आप 7 कॉमन लेंगे तो n-10 बन जाएगा बराबर 0 हो गया, यानी n-10 और n+7 बराबर 0 बन गया। अब क्यों n की वैल्यू 2 निकलेंगे, n की वैल्यू एक तो 10 निकलेगी, एक n की वैल्यू -7 निकलेगी, तो -7 को तो लेंगे नहीं, ठीक है। n की वैल्यू क्या लेंगे, n इजकल टू क्या लेंगे 10 लेंगे, यानी n की वैल्यू 10 लेंगे आप यहाँ पे, ठीक है। अच्छा क्योंकि n का ऋणात्मक मान संभव नहीं होता। अच्छा बहुभुज की भुजाओं की संख्या निकल आई। अब हमें क्या चाहिए, अंतः कोणों का योग चाहिए, ठीक है। n भुजा के बहुभुज के सभी अंतः कोणों का योग क्या होता है, यानी n भुजीय क्या होता है, n भुजीय बहुभुज जो होता है, बहुभुज जो होता है, ठीक है, उसके सभी अंतः कोण, सभी अंतः कोणों का योग क्या होता है, ये है मेन पॉइंट। अंतः कोणों का जो योगफल होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, मीन्स पॉइंट ये है। फॉर्मूला क्या होता है, n-2 × 180, ये ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा फॉर्मूला, ठीक है। अच्छा क्या हुआ, n की वैल्यू निकाल ली अपने, 10 निकाल लीजिए, 10 - 2 कर दीजिए और गुना 180 कर दीजिए, और 10 - 2 करेंगे तो 8 आएगा, ठीक है। 8 में 180 की मल्टीप्लाई कर दें, 18 144 होता है, कितना होता है 1440 बन गया। इतने डिग्री ये बन गया आंसर, 1440 डिग्री आपका आंसर बन गया, ठीक है। तो ये चला गया पार्ट नंबर सी के साथ में, क्लियर। पार्ट नंबर सी आपका राइट आंसर बन गया। समझ में आ गया होगा। फॉर्मूलों पे बड़ा ध्यान दीजिएगा, फॉर्मूले अगर आपके याद होंगे तो आप एग्जाम में क्वेश्चन में कहीं भी नहीं छोड़ेंगे, फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 में चलते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा गया, क्वेश्चन कहा गया, क्वेश्चन में कहा गया कि यदि एक बहुभुज के आंतरिक कोणों का योगफल 9180 डिग्री है तो बहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन को हम हर ट्रैक से समझा रहे हैं, ये कभी कुछ कभी विकर्ण तो कभी आंतरिक कभी बाह्य कोण, सब तरह के क्वेश्चन से आपको परिचित करा दें, किस तरह क्वेश्चन आए तो आप कैसा करेंगे। देखो बहुभुज के आंतरिक कोणों का योगफल दिखा रखा है। अभी हमने बताया बहुभुज के आंतरिक कोणों का योगफल n-2 × 180 होता है, ठीक है। फॉर्मूला होता है हमारे पास में, कितना होता है कि बहुभुज के जो आंतरिक कोणों का योग होता है,
जो हमारे पास में कितना होता है, आंतरिक कोणों का जो योग होता है, कोणों का जो योगफल होगा या योग जो होगा हमारे पास में वो कितना हो गया हमारे पास में कि n-2 मल्टीप्लाई बाई 180 डिग्री, 180 डिग्री बन गया। अब ये क्या कहा, n तो भुजाओं की संख्या को रिप्रेजेंट करता है, n क्या है, n होता है भुजाओं की संख्या। बहुभुज में कितनी भुजाएं हैं, भुजाओं की संख्या को रिप्रेजेंट करेगा n तो, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या दिया हुआ है कि जो n-2 मल्टीप्लाई बाई 180 है इसकी वैल्यू क्वेश्चन में 9180 दे रखी है। क्लियर हुआ, यानी n-2 क्या बना कि 9180 को डिवाइड बाई हमने क्या कर दिया, 180 कर दिया, ठीक है। 0 से 0 काट दी, क्या बना कि 918 डिवाइड बाई 18 बना, 18 पंजे 90 होता है, 18 कम 18 होता है, 51 आ गया, यानी n-2 आया 51। अब हमें तो n निकालना, तो 51 में 2 जोड़ दिया, क्या बन गया, 53 बन गया, 53। n की वैल्यू कितनी आ गई, यानी बहुभुज की भुजाओं की संख्या आ गई 53, 53 आंसर हो गया आपका, ठीक है। 53 चला गया ए पार्ट के साथ में, क्लियर हो गया, आंसर निकल के आ गया, ठीक है। साथियों वीडियो को लाइक जरूर कर दें, अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दें, जिन मेरे प्यारे साथियों ने अभी तक शेयर नहीं किया अपने दोस्तों में शेयर कर दिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा भाइयों तक पहुंचाइए, बहनों तक पहुंचाइए, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर आप नए चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। चलिए, आपका अपना चैनल है स्टार क्लास एग्जाम स्टडी, मैथ्स पेपर 2 के लिए बहुत बेहतरीन तैयारी आपको हम करा रहे हैं, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, आने वाली वीडियो इससे भी ज़्यादा बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन 9 में क्या कहता है, इस तरह का क्वेश्चन ही पूछा गया कि यदि एक नियमित बहुभुज के प्रत्येक आंतरिक कोण का माप 150 डिग्री है तो उसके विकर्णों की संख्या बताइए क्या होगी, उसके विकर्णों की संख्या बताइए। देखो क्वेश्चन में ये फॉर्मूला आपको बता दिया, ये क्वेश्चन कहता है प्रत्येक कोण की बात कर रहे हैं, प्रत्येक आंतरिक कोण की, आंतरिक कोणों का योग अलग था, प्रत्येक की बात और कर रहा है, तो यहाँ पे प्रत्येक वाले क्वेश्चन अगर आएंगे तो कैसे आप सोल्व करेंगे। देखो n भुजीय बहुभुज के प्रत्येक कोण की वैल्यू क्या होती है, यानी n भुजीय बहुभुज के, जो बहुभुज हमारे पास होता है, बहुभुज के क्या हुआ, प्रत्येक कोण को कैसे निकालेंगे, तो प्रत्येक कोण अगर आप निकालना चाहते हैं, n भुजीय बहुभुज के प्रत्येक कोण की वैल्यू निकालना चाहते हैं, प्रत्येक कोण किसका होता है, इजिकल टू होता है कितना, n-2 इंटू 180 डिवाइड बाई n होता है। इस फॉर्मूले का आप यूज करेंगे, ठीक है। विकर्णों की संख्या का फॉर्मूला पता ही है, वो हम लगा देंगे। पहले हम इसके अकॉर्डिंग चलेंगे क्योंकि क्वेश्चन में यह कि भुजीय जो बहुभुज के प्रत्येक कोण की प्रत्येक आंतरिक कोण की माप 150 दिखा रखी है, क्लियर। इज इक्वल टू क्या बन गया, n-2 मल्टीप्लाई बाई 180 डिवाइड बाई n, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें ऐसे तो कितना बन जाएगा कि 150n जो है वो क्या 180n माइनस 360 हो जाएगा, गुना 2 कर देंगे, ठीक है। अच्छा अब 180 को उधर 150 को इधर ले 360 कितना होगा, 180 माइनस n माइनस तो हो गया 150n के, और इजिकल टू क्या बन जाएगा 360 बन जाएगा, कितना हुआ 50 30 आ गया, नहीं हमारे पास वैल्यू कितनी 30n रह गई, 30n जो है वो 360 के इक्वल आ गया। n की वैल्यू निकालेंगे तो 360 बटे 30 हो जाएगी, इससे काट दीजिए कितना 3 1 जा 3 2 जा, n की वैल्यू आ गई 12, क्लियर, यहाँ तक बात समझ में आ गई। n की वैल्यू आ गई 12, हमें तो n भुजा वाले यानी बहुभुज के विकर्णों की संख्या चाहिए, हमें क्या चाहिए, जो बहुभुज हमारे पास में n भुजा वाला बहुभुज के विकर्णों की संख्या चाहिए, क्या चाहिए, विकर्णों की हमें संख्या चाहिए। अब संख्या क्या होती है कि n इंटू n-3 बटे 2 होती है, ये होता फॉर्मूला, ठीक है। अच्छा क्या बन गया जी, देखो n का मतलब 12 है तो ये बन गया, ठीक है, और ये कितना मतलब 12 माइनस 3 ये बन गया, और बटे 2 ये बन गया, तो कितना का 12 गुना 9 बटे 2, और 12 नंबर कितना 108 होता है, 108 बटे 2 हो गया। अब 2 से इसको डिवाइड कर, 2 5 10, 2 चौक 8, कितना बन गया 54 हो गई विकर्णों की संख्या, कितनी हो गई 54 बन गई, n भुजीय बहुभुज के विकर्णों की संख्या बन गई 54, आंसर चला गया सी पार्ट के साथ में, क्लियर हुआ।
समझ में आ गया क्वेश्चन की तरह? ये क्वेश्चन कैसे करना है समझ में आ गया होगा, क्योंकि बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है जो आपको अभी हम यहाँ करा रहे हैं। ठीक है, बहुभुज से संबंधित क्वेश्चन है जो आपको यहाँ कराए जा रहे हैं। लास्ट क्वेश्चन एक और लेते हैं इसमें बहुभुज से संबंधित। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अभी रिसेंटली में पूछा गया है। ठीक है, बहुत अच्छा प्रीवियस क्वेश्चन है। इट मीन सीटेट मैथ्स पेपर 2 में आया था। क्या कहता है कि एक साधारण अष्टभुज के प्रत्येक आंतरिक कोण और एक साधारण द्वादशभुज यानी 12 भुजा वाले, ठीक है, प्रत्येक आंतरिक कोण के माप का अनुपात बताइए क्या होगा। बेहतरीन क्वेश्चन है। ठीक है, उनका अनुपात पूछा गया। देखो, यानी अष्टभुज में 8 भुजाएं होती हैं, ठीक है, और द्वादशभुज में 12 भुजाएं होती हैं। इसमें अष्टभुज में कितनी भुजाएं होती हैं? ये तो 8 भुजाएं होती हैं। और द्वादशभुज में कितनी होती हैं? द्वादशभुज में कितनी होती हैं? 12 भुजाएं होती हैं। इसमें 12 भुजाएं होती हैं। चलिए, अगर हम अष्टभुज का आंतरिक कोण निकालें, ठीक है, आंतरिक कोण निकालें, तो वैसे बहुभुज का आंतरिक कोण का फॉर्मूला क्या होता है? अभी हमने बताया आपको कि किसी भी बहुभुज की बात कर रहे हैं, बहुभुज का जो आंतरिक कोण होता है, बहुभुज का जो आंतरिक कोण होता है, आंतरिक जो कोण होता है, फॉर्मूला जो आंतरिक कोण का होता है वो क्या होता है? n-2 मल्टीप्लाई बाई 180 अपॉन n हो गया। ये फॉर्मूला बन गया। अब अगर अष्टभुज की बात करें, हम किसकी बात करें? अष्टभुज की बात करें। अगर हम अष्टभुज की बात करें, यानी जहाँ पर n की वैल्यू आप क्या लेंगे? जहाँ n बराबर क्या होगा? 8 होगा। ठीक है, अष्टभुज का अगर हम आंतरिक कोण निकाल रहे हैं, अगर हम अष्टभुज का क्या निकाल रहे हैं? आंतरिक कोण निकाल रहे हैं, तो n को आपको 8 रखना पड़ेगा। ठीक है, यानी 8 - 2 इंटू 180/8 कर देंगे, और 8 - 2 6 होता है, 6 गुना 180/8 कर देंगे। यहाँ तक बात समझ में आ गई? ठीक है, अच्छा, ये वैल्यू बन गई हमारे पास में, ये वैल्यू बन गई हमारे पास में। अच्छा, इसकी अगर मल्टीप्लाई कर दें आपस में, या इसको काट भी लेंगे, तो ये वैल्यू कितनी बन जाएगी हमारे पास में? 0 बन जाएगी, और क्या ना 6 × 48 हो गया, और कितना हो गया? 10 बन गया। यहाँ पे 1080/8 बन गई। और ये अगर हम सोल्व करें तो कितना बन जाएगा? 8 बन जा, 8 3 8 45, कितना? 135 डिग्री आ गया निकल के। कितना आ गया? 135 डिग्री निकल के आ गई पहली वैल्यू, यानी कि अष्टभुज का आंतरिक कोण निकल के आ गया। अब ऐसे ही अगर हम क्या करते हैं? द्वादशभुज का निकालते हैं। द्वादशभुज का आंतरिक कोण निकालते हैं। अगर इसका, यानी कि जहां हमारे पास में n की वैल्यू कितनी होगी? 12 होगी। ठीक है, का अगर हम क्या निकालते हैं? आंतरिक कोण निकालते हैं। आंतरिक कोण अगर हम निकालेंगे तो अब की बार n की जगह क्या रख देंगे? 12 - 2 गुना 180 क्या हो जाएगा? 180 क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। और 12 - 2 करेंगे तो कितना होगा? 10 हो गया। 10 गुना 180/12 बन गया हमारे पास में। 10 गुना 180/12 मतलब कितना हो गया? 1800/12। और इसको काट लीजिए, 12 × 12 हो गया, 12 × 5 60 हो गया। ठीक है, 0 आ गया, यानी यहाँ पर क्या आ गया? यहाँ आ गया 150 डिग्री। 150 डिग्री। तो अभिष्ट अनुपात क्या हो गया हमारे पास में? अभिष्ट अनुपात क्या हो गया? दोनों का अनुपात चाहिए था हमें। अभिष्ट अनुपात क्या हो गया हमारे पास में? कितना हो गया? कि 135, ठीक है, अनुपात क्या बन गया हमारे पास में? 135 अनुपात 150 हो गया। या इसको थोड़ा सोल्व कर लीजिए कि 135 एक तरह से ऐसे कर ले, 135/150 अगर होता, ठीक है, तो कितना बनता हमारे पास में? कितना बनता? 15 नम्मा और 15 दाम, यानी 9/10 बनता। इसका मतलब वैल्यू क्या बन जाती है हमारे पे? वैल्यू बन जाती 9:10 का अनुपात होता। इस क्वेश्चन का आंसर बन गया बी पार्ट चला गया आंसर के साथ में, बी इज योर राइट आंसर बन जाता है। आई होप दैट ये क्वेश्चन सभी तरह के बहुभुज से संबंधित जो क्वेश्चन थे वो आपको समझ में आ गए होंगे। इतनी प्रैक्टिस कर लेंगे क्वेश्चनों की, तो आपके आने वाले एग्जाम में अगर कोई क्वेश्चन इस प्रकार का आता है बहुभुज से संबंधित, तो आप उसे बिल्कुल 100% करके आएंगे। बस फॉर्मूले याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। क्वेश्चन क्या कहता है कि ट्राइंगल ABC में BC का मध्य बिंदु D है। ये रहा BC, इसका ये मध्य बिंदु है D।
यानी मध्य बिंदु होने का मतलब क्या है, BD और DC बराबर है, ये मतलब हुआ मध्य बिंदु का। क्वेश्चन में दिया हो कि AD और BD बराबर है, यानी ये रहा AD ये रहा BD, ये दोनों बराबर है। अगर AD BD के बराबर होगा तो AD DC के बराबर भी होगा। इस बात से ये मतलब निकलेगा। यदि एंगल ADB जो है 102 डिग्री हो, यानी ये एंगल 102 डिग्री हो, तो BAC यानी BAC ये पूरा BAC की बात कर रहा है, इसकी BAC कितना होगा, ये क्वेश्चन में पूछा गया। देखो अगर हम क्वेश्चन में बात करें दो, ये पूरा एंगल जो है कैसे निकलेगा, इसको जोड़ने से निकलेगा। मान लिया ये एंगल तो 1 है और ये एंगल 2 है, यानी 1 और 2 एंगल को जोड़ दें तो ये हमारा 1 + 2 निकल आएगा। अगर ये एंगल 1 है तो ये एंगल भी 1 होगा, क्योंकि इस ट्राइंगल में ADB में ये क्या आइसोसेलेस ट्राइंगल बन गया, क्योंकि ये भुजा इस भुजा AD भुजा BD के बराबर है। ऐसे अगर ADC की बात करेंगे तो हमारे पास AD होगा वो DC के बराबर भी होगा, तो ये एंगल भी हम क्या करके चलेंगे, ये एंगल भी 2 हो जाएगा। इतनी बात को भी हम यहाँ लिख देंगे बस, जो हमने बताई आपको। क्या हुआ कि इन ट्राइंगल कौन से में, इन ट्राइंगल ABD में क्या होगा कि AD लाइन जो है वो किसके, BD के बराबर होगी। ठीक है, तो हमारे पास क्या बन जाएगा कि जो एंगल हमारे पास में जिसको हम बात कर रहे हैं, मतलब आपका BAD जो है वो इक्वल टू एंगल हमारा ABD हो जाएगा। ये बात हमने यहाँ पर लिख दी, दोनों बराबर हो गए। अगर दोनों बराबर हो गए तो इस प्रकार से हमारे पास में क्या हो गया कि एंगल 1 + एंगल 1 + 102 डिग्री वाला वैल्यू मिल के 180 डिग्री के बराबर बन जाएंगे। ये बात क्लियर होगी। यानी कि क्या बना कि दुगना ऑफ एंगल 1 जो है वो 180 - 102 बन गया, जो 78 के बराबर होता है। यानी कि अगर एंगल 1 निकालें तो 78/2 निकल आएगा, 2 से काटा 2 × 6 2 × 18, यानी 39 डिग्री। यानी एंगल 1 की वैल्यू तो आ गई 39 डिग्री आ गई, एक तो वैल्यू बन गई ये 39 डिग्री। क्लियर हो। इसी प्रकार से देखो बाई लीनियर पेयर और ले ले, बाई लीनियर पेयर की अगर बात करें तो ये जो एंगल हमारे पास, ये एंगल ठीक है ADC एंगल जो है, क्या होगा कि एंगल ADC प्लस 102 डिग्री मिलके 180 डिग्री बनाते हैं। तो हमारा एंगल जो ADC होगा वो 180 - 102 डिग्री कर दें, जो हमारा 78 डिग्री के बराबर निकल के आ जाएगा। यहाँ तक बात क्लियर होगी। चलिए, यानी ये एंगल आ गया 78 डिग्री। क्लियर हो। चलिए अब हम लेंगे कि इन ट्राइंगल ADC में, क्योंकि वहाँ पर बताया गया है हमारे पास में कि दिस एंगल और दिस एंगल दोनों बराबर हैं। क्या हुआ उसमें वही कैसे आए कि जो AD है वो हमारा DC के बराबर होगा, और एंगल जो हमारा DAC है वो एंगल हमारा किसके हो जाएगा, ACD के बराबर हो जाएगा। ये बात क्लियर है। इसका मतलब क्या, एंगल 2 + एंगल 2 + 78 डिग्री मिलके 180 डिग्री बनाएंगे। तो दुगना ऑफ एंगल 2 होगा वो 180 - 78 हो जाएगा, वो फिर वापस 102 निकलेगा। हमें तो एंगल 2 चाहिए था, 102 को 2 से डिवाइड कर दें तो ये 51 बार काट देगा, 51, यानी एंगल 2 तो आ गया 51 डिग्री का। हमें क्या चाहिए, हमें तो चाहिए एंगल, क्या निकालना, हमें तो चाहिए फाइंड करना एंगल BAC, जो क्या बना है, एंगल BAC कहाँ से बना है, एंगल 1 + एंगल 2 को जोड़ने से बना। एंगल 1 की वैल्यू कितनी निकली हमारे पास, 39 डिग्री निकली। एंगल 2 कितनी निकली, 51 डिग्री निकली। दोनों को जोड़ दिया, 9 और 1 10 होता है, 5 3 8 9 होता है, 90 डिग्री का आंसर आ गया निकल के। आंसर हो गया आपका क्लियर। ठीक है, आंसर चला गया D पार्ट के साथ में, 90 डिग्री हो गया आपका आंसर। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 में चलते हैं। क्वेश्चन 12 क्या कहता है कि 6 सेंटीमीटर भुजा की एक बेलनाकार तार की लंबाई क्या होगी। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या की, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या की एक बेलनाकार तार की लंबाई क्या होगी, जो 21 सेंटीमीटर की त्रिज्या के तांबे के गोले से खींची जा सकती है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था, बेहतरीन, बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ था। देखिएगा, अब क्योंकि बेलनाकार तार की त्रिज्या दे रखी है, अगर ये हम एक छोटा सा बेलन का चित्र बना लें यहाँ पर इस प्रकार से, तो ये एक हमारे पास बेलन बन गया इस प्रकार से, जो हमारा ये तो हाइट हो गई हमारी यहाँ से यहाँ तक h हो गई, और ये हमारी क्या हो गई, रेडियस हो गई। ठीक है, ये क्या हो गई, रेडियस हो गई हमारी बेलन की। चलिए अगर गोले की बात करें
ये मान लिया हमने गोला बना लिया और यहाँ से यहाँ तक इसकी रेडियस कितनी होगी, कैपिटल आर होगी। ये बेलन हो गया, ये गोला हो गया। अच्छा, अब गोले की त्रिज्या कितनी दिखा रही है, आर क्या दिखा रखी है, आर जो दिखा रखी है वो है 21 सेंटीमीटर अगर हम गोले की बात करते हैं। ठीक है, ये हमारा बेलन है। अगर हम बेलनाकार बर्तन की बात करते हैं, इसमें हमारी जो रेडियस दिखा रखी है वो कितनी है, वो है 6 सेंटीमीटर। हाइट की कोई जानकारी अभी नहीं है यहाँ पर। ठीक है, तो क्वेश्चन कहता है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या की एक बेलनाकार तार की लंबाई क्या होगी, वो तो हमें निकालनी है, लंबाई निकालनी है। अच्छा चलो, अब देखो बेलनाकार जो हमारे पास वैल्यू दिखा रखी है, सिलेंडर टाइप जो हमारे पास वैल्यू दिखा रखी है, उसका फॉर्मूला क्या होता है। देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बन जाएगा कि जो सिलेंडर का जो आयतन है या बेलन का जो आयतन हमारे पास बनेगा, वो गोले का आयतन जो बनेगा, दोनों बराबर होंगे। क्या होगा, क्योंकि बेलन का जो आयतन बनेगा और जो गोला खींचेगा उस गोले का जो आयतन बनेगा, दोनों क्या से होंगे, बराबर होंगे। क्योंकि कहा गया है क्वेश्चन में कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का बेलनाकार तार की लंबाई क्या होगी यदि 21 सेंटीमीटर त्रिज्या के तांबे के गोले से खींचा जा सकती है। ठीक है, अब बेलन का जो आयतन होता कितना होता, पाई आर स्क्वायर स्मॉल h हो गया इक्वल टू ये कितना गोले का 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब होता है। तो पाई से तो पाई कट गया, इसकी तो वैल्यू खत्म हुई। और हमें क्या निकालना है, हमें h निकालना है। अगर हम h निकालेंगे तो क्या बन जाएगा, 4/3 जो आर क्यूब है, 4/3 जो आर क्यूब है, इसको क्या करेगा, आर स्क्वायर डिवाइड करेगा। मतलब ये ऐसा बन जाएगा कि 4r क्यूब बटे 3r क्यूब, ऐसे बन जाएगा। हाँ, क्या बन गया, 4 इंटू आर कितना है, कैपिटल वाला 21 और 21, ये तो कैपिटल वाला हो गया। नीचे 3 मल्टीप्लाई स्मॉल वाला कितना वैल्यू 6 बाई हमारे पास, क्योंकि आर स्क्वायर होता है तो सॉरी स्क्वायर होता है, स्क्वायर होगा ये तो यहाँ पे 6 मल्टीप्लाई बाई 6 हो जाएगी। ठीक है, अच्छा देखो अगर हम इसको काटने लगे तो 3 सतह तो 21 होता है। ठीक है, 2 से काटो 2 दूना 4 होता है, 2 तिया 6 होता है, फिर 3 सतह फिर 21 काट दो, फिर लिखो 2 तिया फिर 6 होता है, 3 सतह फिर 21 काट दो। इसका मतलब हाइट जो निकल के आ गई वो 7 मल्टीप्लाई बाई 7 इतने सेंटीमीटर आ गई। और 7 की 3 बार बड़े करें तो 49 इंटू 7 कितना 343 सेंटीमीटर, 343 सेंटीमीटर आपका क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। क्लियर, तो बेलन के तार की लंबाई कितनी हो गई, 343 चला गया, ए पार्ट बन गया राइट आंसर। क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन 13 से जो स्टार्ट होंगे, ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं, सभी का सभी बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं। देखिए क्या कहता है कि यदि किसी परीक्षा में 120 प्रश्न पूछे गए, क्योंकि इनमें नेगेटिव मार्किंग होती थी, इसलिए रीना ने 15 प्रश्नों को हल नहीं करने का निश्चय किया। प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक थे। 80% प्रश्नों के उत्तर सही थे, एक उत्तर गलत अगर आप देते हैं, आप 80% प्रश्नों के उत्तर सही थे, एक गलत उत्तर के लिए 1 अंक की कटौती की जाती है। तो इस परीक्षा में रीना ने कितने अंक प्राप्त किए हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था, बस आपको थोड़ा सा टेक्निकली सोचना था। देखो पूछे गए प्रश्नों की संख्या कितनी है, अगर हम पूछे गए प्रश्नों की संख्या निकालें, पूछे गए प्रश्नों की अगर संख्या की बात करें तो वो कितने हैं, 120। रीना द्वारा हल किए गए प्रश्न कितने हैं, देखो रीना द्वारा हल किए गए जो प्रश्न हमारे पास में है या प्रश्नों की जो संख्या कहें तो वो कितने हैं, 120 में से क्या कर दिया आपने, 120 में से 15 माइनस कर दो, कितना बन गया 105, यानी 105 प्रश्न रीना ने सोल्व की। अब सही उत्तर वाले प्रश्न कितने हैं, जो सही उत्तर दिए, जिनके सही उत्तर वाले जो प्रश्न होंगे वो कितने होंगे कि 105 का क्या है 80%, 80/100, 80/100 यानी 0 से 0 काट दिए, 105 इंटू 8 कर दीजिएगा, कितना बन जाएगा 840 बन जाएगा, डिवाइड बाय 10 कर दीजिए, 10 से 0 कट गया, 84 आ गए। 84 प्रश्न सही थे। गलत उत्तर वाले प्रश्न कितने थे, अगर हम गलत की बात करें
तो गलत उत्तर वाले प्रश्न की बात करें तो गलत उत्तर वाले प्रश्न कितने हुए आपके कि 105 में से 84 माइनस कर दिए गए। यानी ऐसे प्रश्न थे जो 21 प्रश्न थे जो गलत थे। अब रीना द्वारा प्राप्त किए गए अंक कितने हैं? इट मीन्स रीना द्वारा प्राप्त किए गए जो अंक हैं हमारे पास में वो कितने हो जाएंगे? देखो 84 को तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि 2 अंक मिलते हैं, और 21 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि 1 अंक कट जाता है। 2 अंक सही भी मिलते हैं, 1 अंक गलत पे कट जाता है। तो 84 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 168 आएगा, और 21 से कम 21 होता है। इसका मतलब माइनस कर दीजिए, 147 आंसर आ गया आपका, 147 आपका राइट आंसर बन गया। तो रीना द्वारा प्राप्त किए गए अंकों की संख्या कितने? 147 आंसर चला गया बी पार्ट के साथ में। क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन ये कहता है कि यदि किसी प्राकृत संख्या का 3 गुना उस संख्या से 18 अधिक है तो वो संख्या क्या थी? वो संख्या क्या थी? देखो सॉल्यूशन करते हैं क्वेश्चन में। क्या कहता है? किसी संख्या का, मान लिया वो प्राकृत संख्या x है, तो क्वेश्चन क्या कहता है कि उसका 3 गुना 3x इज इक्वल टू उस संख्या में 18 जोड़ दें। यही तो 18 अधिक है, ठीक है। इसका मतलब क्या बन गया? 3x में से x घटा दिया गया तो 18 बन जाएगा। तो 2x की वैल्यू 18 हो जाएगी। x की वैल्यू कितनी होगी? 18/2 हो गई। इट मीन्स 2 9 18 हो गया। x का आंसर आ गया 9। तो जो संख्या हमने मानी थी उसकी वैल्यू हो गई 9, यानी आंसर चला गया सी पार्ट के साथ में। सी का आंसर हो गया 9, आंसर हो गया राइट आंसर। ये सभी क्वेश्चन आपको जो कराए जा रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो सीटेट मैथ्स पेपर 2 में प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, ठीक है। बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस की वीडियो हमने आपके लिए बनाई है, इसलिए इन सभी क्वेश्चन को, और इससे पहले जो हमने वीडियो अपने चैनल पे अपलोड की हुई है, उन सभी क्वेश्चन को अगर आप एक बार लगा लेते हैं, अच्छी प्रकार से सोल्व कर लेते हैं हर वीडियो को, तो आपको सीटेट के मैथ्स के पेपर में बहुत अच्छे मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक पाएगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। 15%, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15, 15 क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। क्या कहता है हमारे पास कि जॉर्ज ने किसी बैंक में ₹15,000 चक्रवृद्धि ब्याज की कितनी 10% वार्षिक दर पर जमा किए, जबकि जो ब्याज वार्षिक संयोजित होता है तो 2 वर्षों के पश्चात उसे कितना ब्याज प्राप्त होगा? कितना ब्याज प्राप्त होगा? देखो अगर क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन में हमारे पास में जो प्रिंसिपल दिया हुआ है वो कितना है? ₹15,000 है, ठीक है। जो रेट दिखा रखा है वो कितना है? 10% है। जो समय दिया हुआ है वो कितना है? 2 वर्ष का दिया हुआ है। ये तो बात यहाँ तक बता रखी है, जितनी बातें यहाँ पर दी हुई हैं। अब अगर अमाउंट निकालें किसी का तो कितना होता है? P1 + R/100 की पावर समय जो होता है, n जो होता है या t जो होता है वो दिया हुआ है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अब देखें तो प्रिंसिपल की वैल्यू कितनी? 15,000 है। 1 प्लस रेट कितना हो गया? 10%, 10/100 की पावर कितनी हो गई? 2 हो गई, ठीक है। 10 से काट लो, 10 एकम 10, 10 दाम 100 हो गया, और 10 + 1 11 कितना बन गया? यानी 15,000 जो दिया हुआ है इसमें 11/10 की पावर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इट मीन्स आंसर क्या बनेगा कि 15,000 तो ये हो गया इंटू 11 और बटे कितना? 10 × 10, यानी 2 जीरो तो यहाँ से कट गई। क्लियर? यानी 150 में 11 11 121 होता है, से मल्टीप्लाई कर दें तो जो आंसर आपको प्राप्त होगा, यानी अमाउंट जो आपको प्राप्त होगा वो 18,150 रुपीज़ मिल जाएगा। यानी ये वैल्यू अमाउंट की निकल के आ गई, 18,150, ठीक है। अच्छा अब हमें क्या निकालना है? चक्रवर्ती ब्याज निकालना है। तो अगर हमें यहाँ से कितना निकालना है? चक्रवर्ती, यहाँ से जो हमें निकालना है वो चक्रवर्ती ब्याज निकालना है हमारे पास में। तो चक्रवर्ती ब्याज का फॉर्मूला लगा दीजिए। क्या होता है? इट मीन्स हमारे पास में चक्रवर्ती जो ब्याज हमारे पास होता है, चक्रवर्ती ब्याज जो होगा वो कितना हो जाएगा? जो मिश्रधन हमारे पास मिला, यानी अमाउंट जो निकला उसमें से आप मूलधन घटा दीजिए, मूलधन घटा दीजिए, उसमें से क्या कर दीजिए? मूलधन आप क्या कर दीजिए? घटा दीजिएगा,
यानी अमाउंट माइनस क्या कर दीजिए, प्रिंसिपल कर दीजिए, मूलधन घटा दीजिएगा। अब मिश्र धन क्या मिला आपको, 18150 अमाउंट जो मिला, माइनस प्रिंसिपल कितना था, 15,000 रुपये था, माइनस कर दो जी, कितना आ गया, 3150 रुपये आ गया। 3150 रुपये जो है ये आपका बन गया आंसर, और ये चला गया सी पार्ट के साथ में। सी पार्ट आपका क्या बन गया, राइट आंसर बन गया था, 3150 रुपये आपका राइट आंसर बन जाएगा। क्लियर हुआ। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था। अगला क्वेश्चन ये था कि किसी स्कूल में लड़के और लड़कियों की संख्याओं का जो अनुपात है वो 12:13 है। यदि लड़कों की संख्या 372 है तो उस स्कूल में विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी थी। विद्यार्थियों की कुल संख्या पूछी गई थी, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। अनुपात है, जो अनुपात दिखा रखा है आपके क्वेश्चन में, क्या दिया हुआ अनुपात है 12:13, ये अनुपात दिखा रखा। अगर इसका हम अनुपातिक योग निकालें, अनुपातिक इसका अगर योग निकालें तो अनुपातिक योग हो जाएगा 12 में 13 को जोड़ दें तो अनुपातिक योग हो जाएगा 15। क्लियर हुआ। लड़कों की संख्या कितनी है हमारे पास में, यहाँ पर लड़कों की जो संख्या दिखा रखी है वो कितनी है, 372 है। क्लियर हुआ। हाँ, स्कूल में विद्यार्थी कुल संख्या निकालें, यानी स्कूल में विद्यार्थियों की अगर हम क्या निकालना चाहते हैं, कुल संख्या निकालना चाहते हैं, कुल संख्या निकालना चाहते हैं तो 372 को क्या कर दें, 12 से नहीं, ये 12 + 13 तो 25 होता है, सॉरी ये 15 नहीं होता, 25 होता है। 12 + 13 25 होता है भाई, ये गलती से लिखा गया था 15, 12 + 13 25 होता है। तो 372 को डिवाइड बाय क्या कर दें, कितना 12 गुना क्या कर दें 25 कर देंगे। ठीक है, 12 से काटे 372 को तो कितना हो गया 31 बन गया हमारे पास में। तो आंसर क्या बन गया, आंसर बन गया 31 × 25, और 31 में 25 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो 775 आंसर बन जाएगा आपका, 775 बन गया ये आंसर। ए पार्ट के साथ आपका आंसर चला जाता है। क्लियर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर अगला क्या कहता है कि किसी चतुर्भुज के 3 कोण बराबर हैं, चौथे कोण की माप 120 है, प्रत्येक समान कोण की माप बताइए। बहुत आसान सा क्वेश्चन दिया हुआ था, पूछा गया था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, बहुत आसान सा क्वेश्चन दिया गया था। 3 कोण समान है, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, यानी कि जो हमारा चतुर्भुज होता है, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग, चारों कोणों का अगर हम योगफल निकालें, योग लें तो वो 360 डिग्री होता है। अगर 3 कोण एक जैसे मान लिया कोण x x x है तो प्लस 120 जोड़ दें अगले कोण को तो 360 के बराबर हो जाएगा। यानी कि हाँ 3x + 120 डिग्री 360 के इक्वल हो जाती है। तो 3x की वैल्यू कितनी आ गई, 360 - 120 आ गई। अब इसको घटा दें तो कितना रह जाएगा, 240 रह जाएगा। 3x की x की वैल्यू कितनी होगी, 240/3 आ गई, 3 × 8 = 24 होता है। यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई, 80 डिग्री निकल के आ गई। यही आपका आंसर था, यानी आंसर चला गया डी पार्ट के साथ में, 80 डिग्री आपका आंसर हो जाता है। क्लियर हो। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18वां क्वेश्चन क्या कहता है हमारे पास में, यदि किसी चतुर्भुज के 3 बहिष्ठ कोण क्रमशः 50 डिग्री, 100 डिग्री और 150 डिग्री है तो चौथे बहिष्ठ कोण के संगत आंतरिक कोण का मान कितना होगा। देखो क्वेश्चन में जो चतुर्भुज के बहिष्ठ कोण की बात कर रहा है, जो चतुर्भुज के बहिष्ठ कोण है, क्या है हमारे पास कि जो हमारे पास चतुर्भुज के बहिष्ठ कोण की बात कर रहा है, दे रखे हैं क्वेश्चन में। ठीक है, बहिष्ठ कोण जो दिखा रखे हैं क्वेश्चन में वो क्या दिखा रखे हैं, बहिष्ठ कोण जो है वो कितने हैं, वो इक्वल टू कितने हैं, देखो एक तो है 50 डिग्री, एक है 100 डिग्री, एक है 150 डिग्री। ये क्वेश्चन में बहिष्ठ कोण दे रखे हैं। अब चौथे बहिष्ठ कोण का मान निकालना चाहते हैं, कितना, चौथे अगर हम क्या हुआ बहिष्ठ कोण का मान निकालना चाहते हैं, चौथे
बहिष्ठ कोण का अगर मान निकालना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे कि चारों कोणों का जो योग होता है 360 डिग्री हो जाए, उसमें से हम इन सबको जोड़ दें, एक 50 को भी, 100 को भी और 150 को भी जोड़ के घटा दें। ठीक है, तो कितना हो गया 200 और 100 कितना हो गया 300 हो गया। 360 माइनस का 300, ठीक है भाई, 150 50 200 हो गया, 100 300 हो गया, तो आंसर आ गया 60 डिग्री। अब संगत आंतरिक कोण निकालना, उसी के संगत में अगर हम क्या निकालना चाहते हैं, आंतरिक कोण निकालना चाहते हैं, आंतरिक कोण निकालना चाहते हैं, लीनियर पेयर का सिस्टम बन जाएगा यहाँ पे। तो 180 में से इस 60 डिग्री को घटा दीजिएगा, ठीक है, तो 120 डिग्री का आंसर आप प्राप्त हो जाएगा और ये चला जाएगा डी पार्ट के साथ में, तो डी आपका राइट आंसर बन जाएगा। क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं 1900 क्वेश्चन में। 1900 क्वेश्चन ये कहता है कि भुजा n वाले एक धातु के घन को, क्यूब को पिघलाकर समान मापों के 27 छोटे घन क्यूब बनाए जाते हैं, तब प्रत्येक छोटे घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए क्या होगा। पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए क्या होगा। अब घन की भुजा की अगर बात करें, क्वेश्चन में दिखा रखा है, तो घन की जो भुजा हमारे पास में है वो है कितनी, 9 सेंटीमीटर। अगर हम घन का आयतन की अगर बात करें, घन का अगर हम आयतन निकालने लगे तो वो जो होता है आयतन, हो जो फॉर्मूला होता है ए का क्यूब होता है, मतलब 9 का गुना 9 कर दें, इतने सेंटीमीटर क्यूब आंसर निकलेगा। और इसकी अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो ये 729 सेंटीमीटर क्यूब आयतन निकलेगा घन का। प्रत्येक छोटे घन का आयतन कितना होगा, क्योंकि 27 घनों में बताया गया है, तो प्रत्येक छोटे घन का आयतन अगर निकालें, छोटे घन का अगर आयतन की बात की जाए तो कितना हो जाएगा, ये जो 729 निकला है इसको 27 से डिवाइड कर देंगे और 27 इसको 27 ही बार काटेगा, ठीक है, तो आंसर कितना निकलेगा 20। प्रत्येक छोटे घन का जो आयतन होगा वो कितना होगा, 27 होगा, ठीक है। अब मान लिया प्रत्येक छोटे घन की भुजा x है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर लेंगे तो क्या होगा, मान लेते हैं छोटे घन की भुजा x है, तो क्या हो जाएगा हमारे पास जो x का क्यूब वैल्यू है वो 27 के बराबर होगी। फिर तो इसका मतलब ये हुआ कि x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू होगी क्यूब रूट 27। अब 27 के अगर हम क्यूब रूट लें तो कितना कितना होता है, 3 3 9 और 30 27, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू निकल के आ गई 3 निकल के। अब हमें क्या चाहिए, भुजा तो निकल के आ गई हमारे पास 3, प्रत्येक छोटे घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो क्या बन जाएगा कि प्रत्येक छोटे घन का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल बनेगा वो क्या बनेगा, 6a² फॉर्मूला होता है, तो 6 इंटू ए मतलब भुजा की पावर 2 होती है, ए को मतलब भुजा मानेंगे यहाँ पर, तो गुना कितना हो जाएगा 3 गुना 3, 3 3 9 होता है, तो 6 गुना 9 बन गया, इतने कितना बन गया 54 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर निकल के आ गया। ये आंसर चला गया सी पार्ट के साथ में और सी बन गया आपका राइट आंसर। क्लियर हुआ। इस प्रकार से ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आगे बढ़ते 20 क्वेश्चन में। 20वां क्वेश्चन क्या कह रहा है आपके इसमें, 20वां क्वेश्चन ये कहता है किसी आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई की तिगुनी है, यदि परिमाप 16.16 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा, ये पूछ रहा है। देखो मान लेते हैं इसमें, मान लेते हैं कि जो आयत की चौड़ाई है, मान लिया, माना जो हमारा आयत है इसकी जो चौड़ाई है, आयत की जो चौड़ाई हमारे पास में है, जो चौड़ाई हमारे पास में है वो हम मान लेते हैं x सेंटीमीटर है, मान लेते हैं, ठीक है, x सेंटीमीटर है, तो लंबाई कितनी हो जाएगी, तो लंबाई कितनी हो जाएगी, लंबाई कितनी हो जाएगी 3x हो जाएगी। अब क्वेश्चन में आयत का परिमाप की बात करें तो आयत का जो परिमाप हमारे पास होता है, आयत का जो परिमाप होता है वो कितना होता है, 2 लंबाई जमा चौड़ाई होता है। अब परिमाप दे रखा क्वेश्चन में 16.16, 2 इंटू लंबाई से मतलब कितना हुआ 3x हुआ, चौड़ाई से मतलब कितना x हुआ, तो 3x में x जोड़ दे कितना हो गया 4x, और 4 दूना कितना होगा 8x, बराबर कितना हो गया 16.16 बन गया, 8x की वैल्यू हो गई।
x निकालेंगे तो कितना बन जाएगा 16.16 को 8 से ही डिवाइड कर देंगे, 8 दूना 16 हो गया, ठीक है। 0.02 यानी x की वैल्यू आ गई 2.02, इतनी वैल्यू हो गई, इतने सेंटीमीटर वैल्यू आ गई, इतने सेंटीमीटर बन गई। अच्छा हमें क्या चाहिए, हमें तो क्षेत्रफल चाहिए, क्या चाहिए आयत का क्षेत्रफल चाहिए जो लंबाई गुना चौड़ाई से निकलता है। अब लंबाई कितनी है 3x है, चौड़ाई कितनी है x है, तो आंसर 3x² निकल गया। मतलब क्या बना कि 3 गुना x की वैल्यू कितनी है 2.02 मल्टीप्लाई 2.02, इतने सेंटीमीटर स्क्वायर निकलेगा। अच्छा 3 गुना 2.02 2.0 की मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर करीबन ऐसा आएगा 4.0804 के आसपास निकलेगा, और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना 12.2412 के आसपास निकलेगा। तो अप्रोक्सीमेट में क्या लिख देंगे, क्षेत्रफल क्या बन जाएगा, इट मीन 12.24 सेंटीमीटर स्क्वायर बन जाएगा। तो 12 चला गया सी पार्ट के साथ, 12.24 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये क्या बन गया, ये आपका बन गया क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल बन जाएगा। क्लियर हुआ, ये आपका आंसर बन गया। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 21 में क्या बताया गया, क्वेश्चन नंबर 21, आयतन हमारे पास 68921, आयतन जो है वो 68921 घन इकाइयों वाली एक घन के एक फलक का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, ये पूछा गया। देखो अगर हम बात करें, सॉल्यूशन करते हैं इसका, तो क्वेश्चन में घन का जो आयतन है, घन का जो आयतन हमारे पास में है वो क्वेश्चन में क्या दिखा रखा है 68921 दिखा रखा है। और घन का आयतन क्या होता है, भुजा की घात कितनी होती है, भुजा की घात 3 होती है, जो 68921 के बराबर है। अगर आपको क्या निकालनी है, भुजा निकालनी है यहाँ से, तो क्या करें, इसका क्यूब रूट कर देंगे, इसका 68921 का, और ये जो वैल्यू है क्यूब रूट निकाल रहे हैं हम, तो 68921 जो है ये 41 गुना 41 गुना 41 होता है, ठीक है। तो इसका भुजा निकल के आ गया, इसका भुजा कितना निकल के आ गया, इसका भुजा जो निकल के आ गया वो आ गया 41 सेंटीमीटर। यहाँ तक बात सुनो, हमें घन के एक फलक का पृष्ठीय क्षेत्रफल चाहिए, क्या, घन के एक फलक का क्या चाहिए, हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल चाहिए, पृष्ठीय क्षेत्रफल चाहिए, जो क्या होता है, कितना हो जाए, एक फलक की बात करें वो क्या हो जाएगा, भुजा गुना भुजा हो जाएगा, एक फलक की बात कर रहा है, तो कितना हो जाएगा वो 41 गुना 41 हो जाएगा, जिसकी वैल्यू 1681 निकल आती है, 1681 क्या वर्ग इकाई निकल आएगी ना, सेंटीमीटर नहीं इसमें कुछ ना, इकाई में आंसर था, यूनिट में तो कुछ था ही नहीं एक्चुअल में, तो इसको सेंटीमीटर ना लिखेंगे, इसको इकाई लिखेंगे यहाँ पे, 41 इकाई आंसर निकलेगा, 41 इकाई आंसर निकलेगा, क्योंकि इकाई में दिया है तो वर्ग इकाई आपका आंसर बन जाएगा। 1681 चला गया डी पार्ट के साथ में, और डी बन गया आपका राइट आंसर। क्लियर, चलिए क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। देखो जो क्वेश्चन आपको हम करा रहे हैं बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो पिछले वर्षों में यानी पिछले सालों में जो क्वेश्चन पेपर आए हैं सीटेट के प्रीवियस ईयर जो आए हैं वहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं सीटेट मैथ्स पेपर 2 में, सभी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन इस वीडियो में लिए गए। क्वेश्चन क्या कहता है, यदि किन्हीं आंकड़ों के प्रत्येक प्रेक्षण में 5 की वृद्धि कर दी जाए तो नया माध्य क्या होगा, समान रहता है या मूल माध्य का 5 गुना होता है, या उसमें 5 की वृद्धि हो जाती है, या वो उसमें 10 की वृद्धि हो जाती है। अब इसको कैसे सोल्व करें, किस प्रकार से समझाएं। मान लिया आप नंबर की अगर बात करें, हम हमें आंकड़े दिखा रहे हैं कितने, एक 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और 5 है, इसका आप माध्य निकालो आप, तो इसका माध्य का मतलब कितना होगा कि 1 जमा 2 जमा 3 जमा 4 जमा 5/5 कर दिया, सबको जोड़ दिया, कितना आ गया 15/5 आ गया, मतलब इसका माध्य आ गया 3। यानी कि अगर हमारे पास क्या हुआ, अगर हमारे पास जो है
वैल्यू दिखा रहा कि 1 to 5 तक हमने कोई नंबर लिया, उसका माध्य निकाला तो माध्य है 3। अब इसमें 5 की वृद्धि करने पर, 5 की क्या कर देते हैं, 5 की वृद्धि करने पर हमें क्या आंसर मिला। देखो 1 में 5 जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा, 2 में 5 जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा, फिर 8 हो जाएगा, फिर 9 हो जाएगा, फिर 10 होगा। अगर इसका भी अगर माध्य निकालें तो कितना होगा, 6 जमा 7 जमा 8 जमा 9 जमा 10 कर देंगे, डिवाइड बाई फिर 5 आ जाएगा। अब इनको जोड़ेंगे तो आंसर 40/5 आएगा, 5 8 40 हो गया, आंसर बना 8। तो माध्य क्या हुआ, आंकड़ों के प्रेक्षण से स्पष्ट है कि माध्य में 5 की वृद्धि हुई है, तो नए माध्य में 5 की वृद्धि होती है। तो क्या निकला, वैल्यू क्या निकली हमारे पास में कि नए माध्य में क्या होती है, 5 की क्या होती है, वृद्धि होती है। ठीक है, तो ये पार्ट कहाँ दिखा रखा है, इज इंक्रीज बाई 5, यानी कि 5 की वृद्धि होती है किसमें, सी पार्ट आपका राइट आंसर हो जाता है। 5 की क्या होती है, वृद्धि होती है। क्लियर हुआ, आंसर बन गया कि 5 की क्या होती है, वृद्धि होती है हमारे पास। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन 23 हमें ने यहाँ पर लिया है प्रीवियस ईयर से। देखिए जितने भी क्वेश्चन आपको हम अभी करा रहे हैं वे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। फिर दोबारा रिपीट कर रहे हैं आपको, हमारे चैनल में जितने वीडियो पड़ी हुई हैं जो अभी हमने 2024 में डाली है या सीटेट एग्ज़ाम 2023 के नाम से डाली हुई है, सीटेट एग्ज़ाम 2023 में जो पेपर हुए हैं वो हमने जो वीडियो डाली हुई है, और सीटेट एग्ज़ाम 2024 के नाम से जो वीडियो डाली हुई है, अगर आप ये 23 वाली और 24 वाली सभी वीडियो कर लेते हैं, 23 में भी हमारे स्टूडेंटों ने बहुत हमें अच्छा रिजल्ट दिया था, बहुत बेहतरीन रिजल्ट दिया था, बड़े अच्छे कमेंट आए थे हमारे पास में। सीटेट 2023 का जो हमने एग्ज़ाम की तैयारी कराई थी आपको, उसमें भी हर साल के पर्टिकुलर क्वेश्चन हमने दिए हुए हैं। यहाँ पर भी आपको हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, बहुत अच्छे क्वेश्चन यहाँ पर लेके आए हैं। अगर आप ये सभी क्वेश्चन कर लेते हैं तो आपको आने वाले एग्ज़ाम में मैथ्स पेपर 2 से संबंधित जो भी पेपर आएगा उसमें आप 100% बहुत ही अच्छा रिजल्ट लेके आओगे, ये हमारा आपसे दावा है। क्लियर, चलिएगा अब आपको हम क्वेश्चन कराते हैं कि शब्द है मैथमेटिक्स के अक्षरों को कागज की पर्चियों पर लिखकर एक थैले में रख दिया जाता है। यदि इस थैले में से बिना देखे एक पर्ची निकाली जाती है तो एक व्यंजन और अक्षर एम प्राप्त करने की प्रायिकता का अंतर क्या होगा। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में पॉइंट ये आता है हमारे पास में कि वैल्यू क्या लिखा, मैथमेटिक्स लिखा हुआ है, जो अक्षर है वो क्या है, जो हमारे पास अक्षर दिखा रहा है वो मैथमेटिक्स है, MA, ठीक है, THE, ठीक है, मैथे बन गया, और यहाँ हमारे पास कितना बन गया, MATICS, यहाँ बात कर रहा है। ये कहता है कुल व्यंजन कितने हैं, क्वेश्चन में कुल व्यंजन की बात कर रहा है। तो कुल व्यंजन देखें तो कितने निकले, देखो कुल व्यंजन में अगर मैं देखो यहाँ देखें तो एक तो हो गया M हो गया, ठीक है, उसके बाद T हो गया, ये हो गया T, यानी M हो गया, T हो गया, फिर H हो गया, AEIOU इनको छोड़ करके, वोवेल्स को छोड़ करके बात कर रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या था हमारे पास में, AEIOU को छोड़ करके MTH हो गया हमारे पास में, और दूसरा फिर M आ गया, उसके बाद फिर T आ गया, फिर C आ गया, फिर S आ गया। क्लियर हुआ, तो 1 2 3 4 5 6 7 संख्या कितनी आ गई, कुल व्यंजन हो गए 7। ठीक, अब अगर अक्षर की बात करूं, अक्षर M कितने हैं, अब देखो M कितनी बार आया हुआ, M कितनी बार आया हुआ, M आया हुआ है एक बार यहाँ पर, एक बार यहाँ पर, तो M आया हुआ है 2 बार। कितनी बार आया हुआ है M, 2 बार आया। कुल परिणाम कितने हमारे पास में, जो कुल परिणाम की बात कर रहे हैं, कुल परिणाम कितने हमारे पास में, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, कुल परिणाम है 11। अब प्रायिकता का मतलब होता है संभव जो परिणाम हमारे पास होते हैं और कुल परिणाम से डिवाइड कर दीजिए, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कर दीजिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट तो यही कहता है हमारे पास में। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए कि हमें चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, हमारे पास में उसका अभिष्ट अंतर चाहिए। अभिष्ट क्या चाहिए हमें, अंतर चाहिए। पॉइंट क्या होता है, देखो व्यंजन आने की प्रायिकता कितनी होगी, 7/11,
में से क्या कर देंगे, m आने की प्रायिकता क्या है, 2/11 माइनस करनी, बस एलसीएम आ गया 11, 7 माइनस 2 जो वैल्यू क्या बन गई, 5/11 बन जाएगी। और यही बन गया आपका आंसर, 5/11 आपका राइट आंसर हो गया। ये चला गया था ए पार्ट के साथ में, ए बन गया आपका राइट आंसर। क्लियर हुआ दोस्तों? वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों में शेयर करना न भूलें। आपके जितने भी दोस्त हैं उन सबको आप वीडियो को शेयर करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें। और आपका अपना चैनल स्टारडास्ट क्लासेस एग्जाम विजिट चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जो मेरे दोस्त नए हैं फिलहाल अभी चैनल पे, अभी आज ही देखा है चैनल आपने, वीडियो आज ही देखी है, ठीक है, नए हैं आपके तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें आने वाली वीडियो के लिए। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किसे रोमन संख्याओं में सही नहीं लिखा गया है। ये हमें रोमन वैल्यू लिखा रखी है, इसमें से सही कौन नहीं लिखा गया, सही किसे नहीं लिखा गया है, ये हमसे पूछा गया है। देखो LIX क्या होगा, 50 + 9 59, L 50 को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। अच्छा, और IX क्या हो जाएगा, 9 यानी 59 बन गया। XL की बात करें, L का मतलब कितना हो गया, 50 - 10 कितना हो गया, 40 हो गया। XC की बात करें तो कितना हो जाएगा, XC की बात करें तो कितना 90 को रिप्रेजेंट करेगा। XC किसी का C 100 माइनस क्या होगा, X पहला गया तो इसका मतलब किसको रिप्रेजेंट करेगा, दैट इज हाँ ये करेगा 90 को रिप्रेजेंट। लेकिन XVV क्या होता है, XVV कुछ नहीं होता, XVV नहीं लिखा जाता। तो XVV जो है ये हमारे पास रोमन अंक में सही नहीं लिखा गया। तो ये आंसर क्या बन गया, XVV आपका आंसर हो गया, ठीक है। XIV होता तो लिख देते, या VI होता तो लिख देते, ठीक है। XVV रोमन संख्याओं में सही नहीं लिखा गया है। क्लियर हुआ, बस छोटा सा बात थी, ये क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। 25वें क्वेश्चन की बात करते हैं। बड़ा अच्छा क्वेश्चन दिया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आने वाले एग्जाम के लिए ऐसा क्वेश्चन भी बन सकता है। क्या कहता है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में कहा है, क्या कहता है कि ये कहता है कि हमारे पास ABA × 5, यानी ये A हो गया, ये B हो गया, ये A हो गया, इसमें × 5 कर दिया तो क्या प्राप्त हुआ, प्राप्त हुआ ऐसे कुछ वैल्यू के 0 B कितना हुआ 4 और 4, ऐसा वैल्यू प्राप्त होता है, ठीक है, ऐसा वैल्यू प्राप्त होता है। अच्छा देखो, अब इसमें कुछ आंसर दिखा रखे हैं, A को रखा 4, B को रखा 2। अब यहाँ पर इसके A पार्ट से लेके चल रहे हैं हम कि अगर हम A को 4 रखते हैं, यानी कि ये वैल्यू इससे कंपेयर कर रहे हैं हम, यहाँ से पहले पार्ट की बात कर रहे हैं, पहला A पार्ट लेके चलते तो ये था 4 आता, B को हम 2 रखते ये आता, फिर ये 4 आता, मल्टीप्लाई हम 5 करते, ठीक है ना, 5 चौका 20 आता है, 5 दूना 10 और 2 12 आता, ठीक है, 1 बन जाता, 5 चौक 20 21 आता। ऐसा तो नहीं बन पाया, 4 तो नहीं बना यहाँ पे, इसका मतलब ये तो होगा नहीं, ठीक है, ये तो होगा नहीं, ठीक है। B की बात करते हैं, अगर A को 2 लेके चलें, देखो 2 हो गया, B को 4 लेके चलें और A को फिर यहाँ 2 मल्टीप्लाई फिर 5 करें तो क्या 5 दूना 10 हो गया, ठीक है, 5 चौक 20 21 हो गया, 2 5 दूना 10 2 12 हो गया, 4 4 तो यहाँ भी नहीं बना, ठीक है, यानी ये भी नहीं बन पा रहा। अच्छा C को लेके चलें, यानी A को 9 लिखें, यानी इसको 9 लिखें, B को लिखें 8 और A को फिर 9 लिखें और गुना 5 कर दें तो 5 9 45, ये तो यहीं गलत हो गया क्योंकि यहाँ तो 0 चाहिए, ठीक है, 5 9 45 यानी यही गलत, 5 का आंसर आ गया, इसका मतलब यहाँ 0 आना चाहिए था, यानी इसको तो यहीं पे छोड़ देंगे तो ये तो होगा ही नहीं, कुछ भी आ जाए, यहाँ 5 आ गया यहाँ पे। अब लास्ट बटना D पार्ट, अगर A को मान लिया जाए 8 और B को मान लिया जाए 9, क्लियर, A को माना गया 8, B को माना गया 9, A फिर कितना आ गया 8 और गुना कर दिया 5 में तो 5 8 40 की 0 कैरी हो गया 4, ठीक है, 5 9 45 हो गया, 45 हो गया, में 4 जुड़ गया तो कितना होगा 49, ये 9 आ गया B 9, क्लियर, 4 कैरी हो गया और 5 8 40 और 4 कितना आ गया 44, क्लियर हो गया, 4 4 B 0 4 4 B कितना 9, यस क्लियर, D पार्ट इज योर राइट आंसर बन गया। तो आपका D पार्ट क्या है, राइट आंसर बन जाता है।
ठीक है, तो ये आपका क्या बन गया, राइट आंसर बन गया। 25वां क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, छोटा सा क्वेश्चन था। इस प्रकार से टेक्निक से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आगे चलते हैं जी। 26वें क्वेश्चन में क्या कहता है, क्वेश्चन 26 से कहता है कि अगर 3850 में से किस न्यूनतम संख्या को घटाया जाए कि वह एक पूर्ण वर्ग बन जाए। 3850, अब सोल्व करते हैं इसको, क्या बनेगा, यह है 3850। अब इसको पूर्ण वर्ग बनाया गया है, तो इसको सोल्व करते हैं। देखो इसको सोल्व करेंगे तो कितना बनेगा वैल्यू, इसके पेड़ बना लेते हैं, पेड़ बन गए 6 6 जा होता 36, वैल्यू बचा 2। ठीक है, अगला पेड़ उतार लिया, क्या हुआ, 6 में 6 जोड़ दो, कितना बन गया 12, 12 दूना 24 तक चल सकता है, तो 2 बार चलाओ यहाँ पे, 2 यहाँ भी लिख दो, 2 दूना 4 हो गया, 2 दूना 4 हो गया, 2 एकम 2 हो गया। ठीक है, क्या बचा 6, वैल्यू क्या बचा 6 बचा। 3850 है, यानी जो हमारे पास वैल्यू बनेगी, यानी संख्या जो प्राप्त होगी, संख्या क्या प्राप्त होगी, संख्या क्या प्राप्त होगी, ये जो 3850 है, इसमें अगर 6 ना होता, यानी वैल्यू जो है कितनी होती, 3844 होती, 6 ना होती क्या 3844 होती, 44 होती तो ये पूरा पूरा कट जाता, किससे 62 से। इसका मतलब इसका जो स्क्वायर रूट होता है 3844 का जो स्क्वायर रूट होता वो कितना होता, ये कितना क्या बन जाता, 62 गुना 62 बन जाता। ठीक है, यानी कि ये वैल्यू 62 निकल के आ जाती है, यानी ये स्क्वायर रूट बन जाता अगर 6 ना होता। अगर 6 ना होता तो ये वैल्यू क्या होती, ये वैल्यू हमारे पास में क्या बन जाती, इट मीन्स एक स्क्वायर रूट होती। यानी क्या नहीं होना चाहिए था, किसे घटाया जाए, सी पार्ट, 6 को घटाया जाना चाहिए था। क्लियर हो गया, तो आंसर क्या हो गया, आंसर हो गया 6, 6 नंबर, ये आपका फाइनल आंसर बन गया। क्लियर, सी पार्ट हो गया राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 27वां क्वेश्चन क्या कहता है हमारे पास में, 27 क्वेश्चन क्या कहता है कि संख्याएं दिखा रखी है हमारे पास, संख्याएं दिखा रखी है हमारे पास में 27, 28, 29 ऐसे करते जाए 76, 77, 78, 79 तक चले, 27 से लेके 79 तक चले गए। ठीक, अच्छा, एक संख्या यादृच्छिक रूप में चुनी जाती है, चुनी गई संख्या के 2 और 3 दोनों के विभाज्य होने की प्रायिकता क्या होगी। 2 और 3, देखो हमारे पास जो संख्याएं दिखा रखी हैं, अगर हम टोटल वैल्यू की बात करें, जो टोटल संख्याएं दिखा रखी हैं वो कितनी हैं, देखो 27 से स्टार्ट है, 28 है, डॉट 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 ऐसे चलते जाए 78, 79 तक वैल्यू पहुंच गई। ऐसा क्वेश्चन में कहा रखा है, ये वैल्यू यहाँ तक पहुंच जाती है हमारे पास। अच्छा, इसमें ऐसी संख्याएं जो 2 व 3 से विभाज्य हैं। अब ऐसी संख्याएं यहाँ से यहाँ तक, ऐसी जो संख्याएं हमें छांटनी है, ऐसी संख्याएं जो क्या है 2 और कितना 3 से विभाज्य है, कट जाती हैं, 2 और 3 से कटती हैं, ऐसी संख्याएं हमें यहाँ पे काउंट करेंगे। अब देखो 27 से बाद आगे देखें तो 28, 29, 30, पहली संख्या 30 आएगी, उसके बाद 36 आएगी जो 2 और 3 दोनों से कट जाएगी, फिर 42 आ जाएगी, कट जाएगी, फिर 54 आएगी, 54 आएगी, फिर 60 भी कट जाएगी, फिर 66 आएगी, ठीक है, फिर 72 भी कट जाएगा दोनों से, ठीक है, और 78 भी कट जाएगा। कितनी 1 2 3 4 5 6 7 8, कुल संख्या कितनी होगी, यानी कुल संख्या जो प्राप्त हो गई, कुल संख्या जो प्राप्त हो गई वो हो गई 9, जो हमारी 2 और 3 से कट जाती हैं। ठीक है, अब अगर हम देखें कि 27 से 79 के बीच कुल संख्या कितनी है, यानी 27 से 79 के बीच जो है कुल संख्या की अगर हम बात करें, कुल संख्या की बात करें तो क्या करेंगे, 79 में से 27 2 घटा और 1 2 जोड़, ठीक है, तो 52 + 1 हो गया, तो 52 में 1 जोड़ दिया गया, आंसर बन गया 53। 53 संख्याएं होंगी टोटल। हमें निकालना प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, प्रायिकता कितनी होगी, ठीक है, फेवरेबल आउटकम्स कितनी है, 9 है, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितनी निकली है, 53 निकली है,
आंसर आ गया आपका 9/53। 9/53 चला गया डी पार्ट के साथ में, डी हो गया राइट आंसर। क्लियर हुआ? इस प्रकार से ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। बहुत ही अच्छे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको करा रहे हैं जो CTET मैथ्स पेपर 2 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। क्लियर? जिन मेरे साथियों ने अभी तक लाइक नहीं किया वीडियो को, लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें, और आपके अपने चैनल स्टारलेट क्लासेस एग्जाम शीट चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जो मेरे साथी अभी चैनल पे आज नए हों वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आने वाली वीडियो इससे भी ज़्यादा बेहतरीन होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 28वां क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है कि परीक्षण हमारे दिया 37, 43, 35, 45, 50, 43, 38, 30, 43, 40, 36, 38, 43, 47। अब इसमें और 38 के माध्यक और बहुलक का माध्य कितना है? कुछ नंबर दिखा रखे हैं। इन नंबर्स को आपको क्या करना है? पहले इट मीन्स आरोही क्रम में लिखना है। ठीक है? परीक्षणों का आरोही क्रम क्या होगा? तो इनका अगर आरोही क्रम की हम बात करें, आरोही क्रम बढ़ते हुए क्रम में अगर हम इन्हें लिखते हैं तो सबसे पहले 30 आएगा। ठीक है, ये 30 यहाँ पर है। ठीक है, उसके बाद में कितना आएगा? 35 आएगा, 35 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद में 35 के बाद क्या आएगा? 36 आएगा, 36 ये रहा, 36 आएगा। 36 के बाद क्या आएगा हमारे पास में? 37 आएगा, 37 आ गया। ठीक है, ऐसे देख लें। उसके बाद में क्या आएगा? 38 आएगा, और 38 भी हमारे पास में यहाँ भी लिखा हुआ है, यहाँ भी लिखा हुआ है। ठीक है, इस प्रकार से हमारे पास में कितना बार है? 3 बार 38 है, ये रहा। तो ये 3 बार दिखा रखा 38 यहाँ पे। ठीक है, 38 के बाद में क्या आएगा? 40 आएगा। 40 हमारा ये था। 40 के बाद में कौन आएगा? 40 के बाद में 40 से बड़ा कौन है? 43 है। 43 ये रहा। और भी कहीं पर है? हाँ ये रहा जी, एक और भी है। और भी कहीं पर है? एक ये रहा जी। 43 यहाँ पर भी है। क्लियर? 3 बार। हाँ, और भी है कहीं पर? 43 ये रहा, 4 बार हो गया। 4 बार हो गया 43 है। अच्छा, उसके बाद कितना आ रहा है? 43 के बाद कितना आ रहा है? 43 के बाद 45 आ रहा है, 45 आ गया। ठीक है, 45 के बाद कौन रह गया? 47 रह गया, 47 रह गया। 47 के बाद कौन है? सबसे बड़ा कौन है? 50 ये ना, ख़त्म हो। ठीक है, 50 हो गया। हमने इसको क्रम में लिख लिया। अगर इसकी नंबर ऑफ टर्म्स निकालें, अगर हम नंबर ऑफ टर्म्स निकालें तो कितनी है? काउंटिंग करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 आ गई। 15 है ओड नंबर। ठीक है, तो ओड नंबर का मीडियन कैसे निकालेंगे? फॉर्मूला क्या था? n+1/2th टर्म हो गई। 2th टर्म हो गई, यानी n की वैल्यू है 15 + 1/2। कितना हो गया? th टर्म मतलब 16 + 1/2 मतलब 8th टर्म हो गई। 8th टर्म हमारा मीडियन हो गया, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 40 नंबर की बात करें तो आंसर आ गया 40। क्लियर? मीडियन तो निकल के आ गया। अब हम बात कर रहे हैं मोड की, बहुलक की बात कर रहे हैं, मोड की बात कर रहे हैं, बहुलक की बात कर रहे हैं। तो मोड कौन है? जो सबसे ज़्यादा बार तो 43 ही आया। 43 1 2 3 4 बार आ रहा है ज़्यादा बार। 38 आया 3 बार, इसके बाद 4 बार आया 43। तो किसको लेंगे? 43 को लेंगे। ठीक है, तो ये 43 हो गया। अब क्या करना? वो इसका जो हमारे पास मीडियन निकला है, ठीक है, और मोड का क्या लेना है? मीन निकालना है, मीन ऑफ मीडियन एंड मोड। तो हमें क्या निकालना है? मीन निकालना है किसका? मीन ऑफ किसका? मीडियन एंड किसका? मोड का। दोनों का मीन निकालना हमें। अब देखो पदों का योग कितना है? देखो इसका तो 40 आ गया, इसका आ गया 43 बटे क्या हो गया? 2 ये कितना 83 होता है। 83 बटे 2 कर दें तो 41.5 आ गया आंसर। 41.5 आपका राइट आंसर बन गया, और ये चला गया सी पार्ट का। 41.5 इज योर राइट आंसर। क्लियर? चलिएगा, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। चलिए 29 में चलते हैं। 29 क्या कहता है? देखो ये कहता है कि संख्याओं 40 से 41, 42 और 129 को कार्डों पर लिखा जाता है, एक कार्ड पर एक संख्या, और फिर इन कार्डों को एक बॉक्स में रख दिया जाता है। इस बॉक्स में से एक कार्ड यादृच्छिक रूप से निकाला जाता है।
इसकी प्रायिकता क्या है? यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि इस कार्ड पर लिखी संख्या 2, 3 और 4 से विभाज्य है। देखिए 2, 3 और 4 से विभाज्य है, ये है क्वेश्चन का मेन पॉइंट। ठीक है, अच्छा चलिए 2, 3 और 4 से विभाज्य है। अब अगर दी गई संख्याओं में से 2, 3 और 4 से विभाज्य होने वाली संख्या की बात करें, यानी कि दी गई संख्या, दी गई इट मीन्स संख्या आपका में से कितना 2, 3 और 4 से विभाज्य होने वाली संख्या, क्या होगी? संख्या कौन कौन सी हो सकती हैं? देखो सबसे पहली संख्या हम देखेंगे तो एक 48 आएगी, उसके बाद 60 आएगी, फिर 72 आएगी, फिर 84 आएगी, फिर 96 भी आ जाएगी, फिर 108 आएगी और 120 भी आएगी। तो कुल संख्या कितनी हो गई? अगर हम कुल संख्या की बात करें, कुल संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 संख्या है कुल, जो 2, 3 और 4 से कटेंगी। अगर हम कार्ड पर लिखी कुल संख्या की बात करें, अगर हम क्या करें, कार्ड पर लिखी कुल संख्या की बात करें, तो देखो कैसे दिखा लेंगे। हाँ, 40 से 50 तक की संख्या में 11 संख्याएं हैं। क्लियर? अब अगर 51 से 60 तक की बात करें तो 10 संख्याएं होंगी। ठीक है, फिर 61 से लेकर 70 तक की बात करें तो यहाँ भी 10 होंगी। अगर हम 71 से लेकर 80 तक की बात करें तो यहाँ भी 10 होंगी। क्लियर? अगर हम 81 से लेकर के 90 तक की बात करें तो यहाँ भी 10 होंगी। अगर आप 91 से लेकर 100 तक की बात करें तो यहाँ भी 10 होंगी। ऐसे 101 से लेके 110 तक की बात करें, ठीक है ना, 110 तक तो यहाँ भी 10 होंगी। अगर हम 111 से लेके 120 तक की बात करें तो यहाँ भी 10 होंगी। और हम 121 से लेके 130 तक की बात करें तो यहाँ भी 10 ही होंगी। टोटल कितनी हो गई? यहाँ से लेके यहाँ तक का टोटल कितना हो गया जी? टोटल हो गया 91। क्लियर? ये हुआ टोटल। अब हमें जो निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या होगा। तो कितना होगा? फेवरेबल आउटकम्स तो 7 है, टोटल लिख ले 91। 7 एकम 7, 13 सत्ता 91। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट आ गई 1/13। कितना आ गया? 1/13 हो गया आपका आंसर। आंसर चला गया कितना? सी पार्ट के साथ में। सी बन गया 1/13 बन गया आपका फाइनल आंसर। क्लियर? साथियों वीडियो को लाइक जरूर कर दें। वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, पूरा विश्वास है। वीडियो को लाइक जरूर करें, लाइक करने में कोताही न बरते। कुछ मेरे प्यारे दोस्त वीडियो तो देख लेते हैं लेकिन लाइक नहीं करते। लाइक जरूर कर दें और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बहनों भाइयों तक, ज़्यादा दोस्तों तक ये वीडियो पहुंच सके। और आप चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दिल से बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें आने वाली वीडियो के लिए, जो बहुत ही बेहतरीन वीडियो आपको आने वाली भी हम प्रोवाइड करेंगे। चलिए, जिससे सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा, आने वाले एग्जाम को आप बहुत बेहतरीन तरीके से सोल्व कर दें। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 में। 30वां क्वेश्चन क्या कहता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है 30वां। सभी क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट हमने इसमें दिए थे आपको लिख करके। देखिए क्या कहता है कि यदि x, y और z आंकड़ों 7, 9, 11 है, 7, 9, 19, 11, 10, 8, 7, 5, 7 है, कितना 6, 9 और 10 में क्रम से माध्य, बहुलक और माध्यक को हो तो x प्लस वाई माइनस जेड का मान निकाल। देखो x को क्या कहा गया? x को माध्य कहा गया है, y को बहुलक कहा गया है और z को माध्य कहा गया है। क्लियर? अब अगर इसको सोल्व करते हैं क्वेश्चन में तो हमसे ये x प्लस वाई माइनस जेड पूछ रहा है। अब आंकड़ों का जो हमारे पास आंकड़े दिए गए हैं, इन आंकड़ों का आरोही क्रम आप देख लेते हैं। आरोही क्रम आप देख लीजिए। आंकड़ों का आरोही क्रम देखेंगे मतलब हमारे पास 5 आएगा, ठीक है, सबसे छोटा 6 आएगा,
देखो 5 और 6 तो आ गए, 7 कितनी बार लिखा हुआ है देखो, 7 यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है और ये 3 बार है 7, यहाँ पर भी है और ये 7 यहाँ पर भी है। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा, 8 आएगा, 8 आ जाएगा। ठीक है, 9 हमारा कितने बार है, देखो 9 हमारे पास यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, ये आ ही चुका है। ठीक है, तो 9 हमारा 2 बार लिखा हुआ है। ठीक है, 10 की बात करें तो 10 भी हमारे पास में यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, यानी 10 भी हमारा 2 बार लिखा हुआ है। क्लियर हुआ, 10 भी 2 बार लिखा हुआ हमारे पास में। ठीक है, उसके बाद में क्या 11 है और फिर उसके बाद में 19 है। ठीक है, अच्छा अगर हम इसका क्या कहते हैं माध्य निकालते हैं, तो माध्य क्या मतलब क्या होता है, पदों का योग कर लीजिए और पदों की संख्या कर लीजिए, यानी जो पद दिखा रखे हैं, आंकड़े दिखा रहे हैं, इन पदों का योग कर लीजिए और इनको पदों की संख्या से डिवाइड कर दीजिए, पदों की संख्या से डिवाइड कर दीजिए, तो आपका आंसर माध्य निकलेगा। अगर हम इन सबको जोड़ने लगे, यानी 5 6 7 7 7 8 9 9 10 10 11 19 को जोड़ें, तो आपका आंसर 108 आएगा। ठीक है, पदों की संख्या करें तो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो कितने हैं पदों की संख्या, 12 है। यानी कितना है, 12 पदों की संख्या कितने 12, तो 12 नंबर कितना होता है, 108 होता है। ठीक है, तो माध्य तो निकल के आ गया जी, माध्य तो आ गया आपका 9। क्लियर। अगर मैं बहुलक की बात करें, अगर हम बहुलक की बात करें, जो संख्या सबसे ज़्यादा बार आई कौन आई, 7 आई, 3 बार आई ना, तो बहुलक तो हो गया हमारा कितना हो गया, एट मीन्स 7। यानी माध्य की बात करें तो माध्य को रिप्रेजेंट किया गया x से, तो x की वैल्यू हो गई 9। बहुलक को रिप्रेजेंट किया y से, तो y की वैल्यू कितनी हो गई, y की वैल्यू हो गई 7। यहाँ तक बात सुनिए। अब इसका हम क्या निकालें, इसका हम माध्यक निकालें, यानी इसका मीडियन निकालें, माध्यक निकालें। देखिए मीडियन निकालें, जो किससे निकलेगा, z से रिप्रेजेंट हो रहा है। अब क्योंकि ये नंबर n की वैल्यू जो आई है वो कितनी आई है, 12 निकली है, और 12 होता है इवन नंबर, तो जो माध्यक निकला क्या हो गया, यानी n/2th जो टर्म होगी और उसमें n/2 + 1th जो टर्म होगी, ठीक है, होल अपॉन 2 से निकलेगा। ठीक है, अब देखो अगर हम माध्यक इसका निकाल रहे हैं तो कितना निकलेगा, n/2 12/2, एक तो 6 टर्म हो गई। ठीक है, एक तो हमारी 6 टर्म हो गई प्लस एक 7th टर्म हो गई, और इसके बटे 2 कर दें, तो 6 टर्म कौन सी है, 1 2 3 4 5 6, एक तो हो गई 8 और अगली हो गई 9, यानी 8 और 9 को आपने जोड़ दिया और डिवाइड बाय 2 कर दिया, और 9 8 कितने होते हैं, 17 होते हैं। ठीक है, हाँ, तो 8 17/2 कर दिया, तो ये कितना हो गया, 17/2 हो गया, और 2 से काट लो, 2 8 16, 2 5 10, तो कितना बन गया 8 पॉइंट। यानी माध्यक जो निकला, जिसको क्या कहा गया, z कहा गया, उसकी वैल्यू 8.5 निकल के आ गई। यहाँ तक बात क्लियर होगी। ठीक है, अब हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड क्या करना, हमें फाइंड करना हमारे पास में कितना, कि x + y - z फाइंड करना है। अब x कितना निकला, x तो 9 निकला। ठीक है, y कितना निकला, 7 निकला, माइनस z कितना निकला, 8.5 निकला। क्लियर हुआ। अच्छा देखो ये कितना का, 9 7 तो 16 होता है। ठीक है, माइनस 8.5 कर देंगे आप। क्लियर, कितना बनेगा, आंसर बन गया 7.5, 7.5। ये क्या बन गया, ये आपका आंसर बन जाता है। अच्छा चला गया, डी पार्ट के साथ आंसर चला गया, आंसर डी पार्ट है 7.5 इज योर राइट आंसर बन जाता है। क्लियर हुआ दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिए। जिन मेरे प्यारे साथियों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपने दोस्तों में शेयर नहीं किया तो शेयर कर दीजिए। जो मेरे साथी अभी चैनल पर नए हैं, आज वो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, आपका अपना चैनल है, सब्सक्राइब जरूर कर लें। आने वाली वीडियो आपको बहुत बेहतरीन मिलेगी, आने वाली वीडियो के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लें। फिर हम दोबारा से एक बात फिर कहना चाह रहे हैं कि सीटेट एग्ज़ाम 2024 से संबंधित वीडियो जो भी आपको चैनल पे मिले, जो सीटेट एग्ज़ाम 2023 से संबंधित जो भी चैनल पे मिले, उन सभी चैनल पे पड़ी हुई वीडियो को आप एक बार ज़रूर सोल्व कर लें। हर क्वेश्चन हर वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप उन सभी वीडियो को एक बार अगर देख लेते हैं तो आपका आने वाला एग्ज़ाम बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप उसको सॉल्व कर देंगे। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें,
आपका अपना चैनल स्टारलाइट क्लासेस एग्ज़ाम स्टडी चैनल। जिन मेरे प्यारे साथियों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो देखने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद दोस्तों। थैंक यू।